Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर आलोक पटेल सर ने अपना एक केस प्रेजेंट किया है। तो मैं स्पेशली उनका बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज फिर से उन्होंने एक बार अपना वीडियो केस प्रेजेंट किया है, क्योंकि वीडियो केस में हम माइंड मेथड में प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे सामने वीडियो केस रहता है तो बहुत अच्छे से लर्निंग होता है। पेशेंट का जो टोन है, जो उसके जेस्चर रहते हैं, उसके फेस के एक्सप्रेशन रहते हैं, ये सब हमको अच्छे से सीखने को मिलते हैं। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर आलोक पटेल सर का बहुत बहुत आभार। एक बार फिर से उन्होंने वीडियो केस प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से उनका वेलकम करता हूँ। वेलकम सर, अ वेरी गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। जी, तो स्टार्ट करते हैं सर, ओवर टू यू। जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं सर? एक महीने बाद मैं मुलाकात होती है जी हमारी। जी जी सर, मैं एकदम अच्छा हूँ और मेरे को एगरली मतलब मैं इंतज़ार करता हूँ कि आपका सेशन कब होगा, क्योंकि आपका पर्सनैलिटी इतना अफेक्शनेट है, इतना माइल्ड है। हमेशा जब भी बात होती है तो बहुत अच्छा लगता है। वो मतलब प्यार आपकी टोन में, आपके शब्दों में, आपकी बातों में झलकता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ यहाँ पर हैं। सर, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जी सेम चीज को अट्रैक्ट करती हैं। जी तो जी जैसे आप हैं, वैसे ही दूसरों में जी इंस्पिरेशंस सर, मैच होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। तो शुरू करते हैं। जी तो सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार प्रवीण सर का, जो जिनने मुझे हर बार एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, मुझे अपना जो कुछ मैंने अभी तक गेन किया है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो थैंक यू प्रवीण सर, एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल रिस्पेक्टेड mentors, मास्टर्स, हनीमैन सर, राव सर, चंद्र सर, सहगल सर, हनीमैन सर, दिलीप जानी सर, मनोज जायसवाल सर, प्रवीण सर, और सभी हमारे श्यामल किशोर सर, है ना। तो सभी मेंटोर्स ने हम लोगों को सिखाया है, हम लोग लर्न कर रहे हैं और एक दूसरे को एक्सपीरियंस शेयर करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इस केस से शुरू करते हैं। ये छोटा सा केस था। इसको ना फिशर और पाइल्स दोनों का प्रॉब्लम था और ये काफी टाइम से इसको चल रहा था। तो अभी मेरे पास वो तो ये हमारे यहाँ एक ये जस्ट डायल सिस्टम चलता है, शायद सभी जगह है वो। तो उस पर ये काम करता है। तो उस उसके एक मैनेजर ने इसको रिफर किया। ठीक है, तो ये आया, थोड़ा देर बैठा, इंतजार करना पड़ा उसको, बट मुझे ही मिलना था क्योंकि उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था और ऑलरेडी वो होम्योपैथी ले रहा था। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है माइंड सिस्टम का, ये हमको देखना होता है कि हर केस में अभी ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लिनिक पे, तो जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग पॉली रेमेडीज दे रहे हैं, उनके फेलुअर्स आपके पास आएंगे, है ना। तो मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं वो ऑलरेडी होम्योपैथ के आते हैं, जो उल्टा पुल्टा प्रैक्टिस करते हैं। उल्टा पुल्टा इन द सेंस, ऐसा ये नहीं है कि कुछ भी उल्टा पुल्टा है, बट या यदि आप थ्योरी सिद्धांत के ऊपर बेस्ड होकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो फिर आप होम्योपैथी का एवोल्यूशन भूल जाइए, है ना। होम्योपैथी तभी आगे बढ़ेगी क्योंकि हम यदि सिंगल रेमेडी देते हैं, पोटेंसी देते हैं बराबर, तो फिर पेशेंट सेटल कैसे होता है ये हम आपको, जैसे अभी मैंने इस केस से सीखा और मैं वो शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया इनपुट दिया है और कुछ लोगों ने रेमेडी निकाली है, उनको कंग्रेचुलेशन पहले ही। तो सर वीडियो रन करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ एक बार। जी सर। तो आप लोग बताइए ना। सर आप ही करिए, वो इधर से होगा नहीं, मेरा यदि चालू रहता ना।
तो नहीं होगा। ओके सर, मैं करता हूँ। उस समय आपको रिकमेंड किया। किसको दिखाया था? संजीव वानखेड़े। संजीव वानखेड़े, हाँ। फिर क्या हुआ? बस वहीं पे शुरू में दवाई चली, हाँ। तो कुछ महीने तक सही रहा, फिर वही फिशर है ना? हाँ। सिर्फ फिशर है, पाइल्स तो नहीं है? नहीं फिर सही है। हाँ। कब से है? अभी 2 दिन से, मतलब 2-3 दिन से ज्यादा हुआ, मतलब जब से बढ़ा ना, तो गर्मी बढ़ी, थोड़ा सा जो लैक्टिक थी वो हार्ड हुई, तो ब्लडिंग हुई थोड़ी बहुत। अभी तो खैर काफी आराम है, अब जलन भी नहीं हो रही है। कैसे? ऑटोमेटिक। तो ऑफिस जाना भी बंद कर दी, टोटल रेस्ट कर रहा हूँ, पतला खाना खा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रिकॉशन रख रहा हूँ, उस चक्कर में थोड़ा सही। क्या नाम? गौरव चौबे। सर एक लेटर पैड भी चाहिए मुझे ऑफिस में डालने के लिए, मेल करना है। 2-3 दिन का बेड रेस्ट लिख दीजिएगा उसमें, 3-4 दिन का। और मतलब ये ऐसा कुछ स्टॉप नहीं होता पर्टिकुलर परमानेंट, कि जैसे कॉन्स्टिपेशन बढ़ा और फिर ये दिक्कत हो जाती है। कब से? एक्चुअल सर ये है, मेरे को 7-8 महीने पहले हुआ था। तब मैंने फर्स्ट टाइम दिखाया था वानखेड़े सर को, तो उन्होंने एक लिक्विड पीने के लिए दिया था और एक लुब्रिकेंट दिया था। तो उन्होंने बोला था अभी इसी को यूज़ करते हैं, 1-2 महीने से तो चला हुआ, फिर उसके बाद जैसे भी हो फिर मुझे रिजल्ट बताना। तो 2 महीने बाद 2 महीने बाद फिर गया था मैं उनके पास, तो उस समय रिलैक्स था। फिर 2 महीने बाद फिर वही कंडीशन आ गई, फिर ब्लीडिंग हुई, फिर गया मैं उनके पास। तो मैं बोला फिर वही सेम, उनने ट्यूब बस जो लुब्रिकेंट था लगाने में वो बस चेंज किया, बाकी जो लिक्विड था जो पीने के लिए दिया था वो सेम था। उसके बाद फिर कंटिन्यू करता रहा। नो वॉइस, वेरी स्लो वॉइस, rather inaudible. सर जी हेडफोन सभी को यूज सुनाई कीजिए। पड़ रहा है बराबर कि सर कोई प्रॉब्लम है? आप बाकी लोगों को है? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। आप बेहतर हुई है। सर आवाज भी कम और स्क्रीन भी थोड़ी सी बड़ी कर दीजिए। स्क्रीन आप लोग थोड़ा सा जूम करके, जूम तो नहीं होगा इसमें, आपको सुनना है, ठीक है? इसमें जेस्चर पोस्चर नहीं थे, तो आपको सुनना है इसको। तो वॉइस उसका ऑडिबल है ना बराबर कि नहीं? सर स्लो है। सर तो जिनको स्लो लग रहा है वो हेडफोन यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पहले तो ये बताइए। हेडफोन यूज करके भी स्लो है सर, लो है वॉइस अब बहुत। आवाज आ रही है, स्लो तो है सर, अब हुई लेकिन ठीक। हेडफोन में अच्छे, जी हेडफोन में अच्छे से आ रही है, नहीं सर, स्लो स्लो ही जरूर है। है, वॉइस स्लो ही है बहुत, हेडफोन यूज ओके करके भी। ओके, तो मेरे पास तो सर इसका साउंड भी फुल है। अब ठीक है जी। सर आप सिर्फ जब बंद कर दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। है मैं एक बार प्ले करता हूँ, अभी देखिए और फिर बताइए, अगर स्लो है तो फिर देखते हैं कोई सोल्यूशन। कुछ नहीं हुआ। अब जैसे लेकिन यही है कि खुद बंदा बोल दे ना सर। ऐसी सुबह सुबह की बात है, वो ब्लीडिंग भी हुआ, जलन भी हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा वो मेहनत लगानी पड़ रही थी, वो भी मतलब इमोशनली से। हाँ सर, वॉइस स्लो है।
वॉइस काफी लो है सर, तो आप बंद करिए सर, मैं ट्राई करता हूँ। सर ये लो ही आने वाली है, आप एक्सप्लेन कीजिए ना सर, आलोक सर। हाँ, तो सर को परेशानी कुछ- होगी, हाँ। इसलिए मैं करता हूँ, मैं पॉज कर लूंगा, है ना, जहाँ जहाँ मुझे जी करना सर, है। जी। हाँ। तो उस समय आपको रिकमेंड किया। किसको लिखाया था? संजीव वानखेड़े। संजीव वानखेड़े, हाँ। उस समय आपको रिकमेंड किया। किसको लिखाया था? संजीव हेलो, आई आवाज? नहीं आई, अभी सुनिए। है वानखेड़े। संजीव वानखेड़े, हाँ। फिर क्या हुआ? वहीं पे शुरू में दवाई चली। हेलो, कैसी है वॉइस इसकी? सर जी वॉइस इज वेरी क्लियर। ठीक है, ठीक है, इसको सुनिए ध्यान से, हैं? हाँ। तो कुछ महीने तक सही रहा, फिर वही फिशर है ना? हाँ, सिर्फ फिशर, पाइस तो नहीं है? नहीं फिर सही है। हाँ। कब से है? अभी 2 दिन से, मतलब 2-3 दिन से ज्यादा हुआ, मतलब जैसे बढ़ा ना, गर्मी बड़ी, थोड़ा सा जो लैक्टिक थी वो हार्ड हुई, वो जरा ब्लडिंग हुई थोड़ी बहुत। अभी तो खैर काफी आराम है, अब जलन कैसे? ऑटोमेटिक। ऑफिस जाना भी बंद करके टोटल रेस्ट कर रहा हूँ, पतला खाना खा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रिकॉशन रख रहा हूँ, उस चक्कर में थोड़ा सही। क्या नाम? गौरव चौबे। सर एक लेटर पैड भी चाहिए मुझे ऑफिस में डालने के लिए, मेल करना। 2-3 दिन का बेड रेस्ट लिख दीजिएगा उसमें, 3-4 दिन का। और मतलब ये ऐसा कुछ स्टॉप नहीं होता पर्टिकुलर परमानेंट, कि जैसे कॉन्स्टिपेशन बढ़ा और फिर ये दिक्कत हो जाती है। एक्सक्यूज मी सर, आपकी समझ आती, पेशेंट की आवाज क्लियर नहीं आती सर, आगे आपकी मर्जी सर। 7-8 महीने पहले। ओके, बाकी सभी के साथ यही प्रॉब्लम है? जी सर। पेशेंट का अच्छा, आवाज नहीं आती। सर आप मैं नरेट बोलता कर हूँ, है दीजिए इसको, ना। मैं साथ में नरेट करता जा रहा हूँ, ठीक है, इसको सुनिए आप लोग, हैं? गुरु थैंक यू, ग्रेट गुरु थैंक यू। हाँ। संजीव वानखेड़े, हाँ। फिर क्या हुआ? वहीं पे शुरू में दवाई चली, हाँ। तो कुछ महीने तक सही रहा, फिर वही तो ये एलोपैथिक डॉक्टर के पास से आया है पेशेंट, ऑलरेडी वहां से मेडिसिन, एक सेकेंड, हाँ, एलोपैथी डॉक्टर से मेडिसिन ले रहा है पेशेंट, है, तो वहां से थोड़ा बेटर हुआ, लेकिन वापस फिर से इसको प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? वहीं पे शुरू में दवाई चली, हाँ। तो कुछ महीने तक सही रहा, फिर वही फिशर है ना? हाँ, सिर्फ फिशर, पाइस तो नहीं है? नहीं फिर सही है। हाँ। कब से है? अभी 2 दिन से, मतलब 2-3 दिन से ज्यादा हुआ, मतलब जैसे बढ़ा ना, गर्मी बढ़ी, थोड़ा सा जो लैक्टिक थी वो हार्ड हुई। अभी क्या बोल रहा है, अभी 2-3 दिन से तकलीफ ज्यादा है, और ऐसा लग रहा है कि गर्मी बढ़ी, और गर्मी की वजह से शायद लेटरिन कड़ी हुई, और उसकी वजह से ये क्रैक्स हुआ, ब्लडिंग हुई थोड़ी बहुत। और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हुई। अभी तो खैर काफी आराम है। तो अभी अभी क्या सिचुएशन में आया है कि आराम है, अभी है, उसको आराम है। जलन भी नहीं हो रही है, कैसे? ऑटोमेटिक।
ऑफिस जाना भी तो बंद अभी कर उसको जलन भी नहीं है, आराम है, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है वो कि मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया है और खाने में जो मुझे परहेज करना चाहिए मैं वो कर रहा हूँ। रेस्ट कर रहा हूँ, पतला खाना खा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रिपरेशन रख रहा हूँ, उस चक्कर में थोड़ा सही क्या नाम? गवर्नमेंट जॉब। सर एक लेटर पैड भी चाहिए मुझे ऑफिस में डालने के लिए, मेल करना। 2-3 दिन का बेड रेस्ट लिख दीजिएगा उसमें, 3-4 दिन का। और मतलब ये ऐसा कुछ स्टॉप नहीं होता पर्टिकुलर परमानेंट कि जैसे कॉन्स्टिपेशन बढ़ा और फिर ये दिक्कत हो जाती है। तो अभी ये पेशेंट क्या कह रहा है कि डॉक्टर साहब ये सॉफ्ट नहीं होता क्या स्टूल, क्योंकि ये कंस्टिपेशन से हो जाता है और कंस्टिपेशन मेरे को बना रहता है। कब से? एक्चुअल सर ये है मेरे को 7-8 महीने पहले हुआ था। तो अभी मैंने पूछा इसको कि कब से है, तो 7-8 महीने पहले इसको हुआ था, है? तब मैंने फर्स्ट टाइम दिखाया था तो फर्स्ट टाइम में किसी को दिखाया। वन फेसर को, तो उन्होंने एक लिक्विड पीने के लिए दिया था और एक लुब्रिकेंट दिया था। तो उस डॉक्टर ने इनको लिक्विड दिया, मतलब वो कोई लग्जेटिव दिया था और कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन दिया था, लोकल एप्लीकेशन दिया था लगाने को। तो उन्होंने बोला था अभी इसी को यूज करते हैं, 1-2 महीने से को चला हुआ, फिर उसके बाद जैसे भी हो फिर मुझे रिजल्ट बताने को। 2 महीने बाद 2 महीने बाद फिर गया था मेरे पास, तो उस समय रिलैक्स था। फिर 2 महीने बाद फिर वही कंडीशन आ गई, फिर तो 2 महीने तक यूज किया, थोड़ा सेटल हुआ, वापस तकलीफ हो गई, फिर वापस गया डॉक्टर के पास, उनके बाद तो उन्होंने बोला फिर वही फिर सेम ट्रीटमेंट उन्होंने वापस दिया। बस जो लुब्रिकेंट था लगाने के लिए वो बस चेंज किया, बाकी जो लिक्विड था जो पीने के लिए दिया था वो सेम था। प्रिपरेशन भी रखे मैंने, तो उसमें फिर कभी कुछ नहीं हुआ। मतलब 5-6 महीने ठंड का सीजन था तो वैसे भी कुछ नहीं हुआ। अब जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो गई है तो फिर ऐसे ही करके डॉक्टर ने कुछ ऐसी दवाइयां चेंज करी, तो ये करीब 6 महीने बेटर था, ठीक है। अभी वापस फिर से स्टार्ट हुआ, तो फिर ये क्या कह रहा है कि गर्मी आ गई और स्टूल हार्ड होना शुरू हो गया और फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। परसों के दिन ऐसी सुबह की बात है, वो ब्लीडिंग भी हुआ, जलन भी हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा वो तो मेहनत लगानी पड़ रही थी, वो भी मतलब मोशन ही सही नहीं जा रहे थे। और अभी इसका स्टूल हार्ड हो रहा है। तो हर बार गर्मी में होता है ऐसा क्या? कॉन्स्टिपेशन बढ़ा ना सर, मतलब जैसे कि खा लिया कुछ और मतलब समझ में आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है करने में, तो अभी मैंने इससे पूछा कि हर बार गर्मी में ही होता है क्या आपको? तो उसने बोला नहीं, जब भी मैं कुछ ऐसा खा लेता हूँ जिसकी वजह से कंस्टिपेशन होता है, तो कंस्टिपेशन होता है, स्टूल हार्ड हुआ वहां पर फट जाता है, लग जाता है। वो स्मूथली होता है सब कुछ तो बिल्कुल दिखता और जब स्टूल नॉर्मल होगा तो कोई भी बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। है। अभी जैसे 2 दिन से जब से रेस्ट पे हूँ तो अभी बिल्कुल नहीं हुई ब्लीडिंग, एक भी नहीं हुई। 2 तो अभी क्या कह रहा है, जब से मैं 2 दिन से रेस्ट में हूँ ना तो मेरे को ब्लीडिंग नहीं हुई। दिन पहले तक सुबह शाम ब्लीडिंग हो रही थी। पहले सुबह शाम ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग होता है, हाँ दर्द अभी तो बिल्कुल नहीं है। जब तब होता है तब? हाँ तब थोड़ा होता है, जिस समय वो होता है तब थोड़ा सा जैसे ही अपन फ्रेश होकर उठते हैं। तो अभी उसको दर्द नहीं है, ठीक है, लेकिन दर्द कब होता है? जब वो फ्रेश होके उठता है ना, होता है और 10-15 मिनट बना रहता है। 10 मिनट तक समझ में आता है कि हार्ड है सर, बहुत प्रेशर से निकालना पड़ता है। स्टूल बहुत हार्ड है, प्रेशर से निकालना पड़ता है। उसको स्मूथी नहीं जाती है। तो सिर्फ 5-10 मिनट तक भी दर्द होता है, दिन भर नहीं रहता। नहीं ऐसा नहीं कि लॉन्ग टाइम के लिए दर्द हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा बैठने उठने में थोड़ा सा समझ में आता है। बैठने कई बार में- ऐसा है, कई बार जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो पता चले हम बाइक ही में नहीं बैठ रहे, जैसे मैं अभी आपके सामने अच्छे से बैठूं तो बैठ ही नहीं पा रहा हूँ, ये भी दिक्कत हो जाती है।
तो जब माइल्ड फॉर्म इसका रहेगा तब इसको थोड़ा बहुत, जब स्टूल हार्ड होगा फिर थोड़ा दर्द रहेगा, वही 10-5 मिनट दर्द रहता है, माइल्ड रहेगा और फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन जब सीवियर प्रॉब्लम होती है, क्रैक बड़ा होता है, तो फिर उसको ब्लीड भी होता है और दर्द बहुत टाइम तक रहता है। इवन गाड़ी पे भी नहीं बैठ पाता है, इवन वो चेयर पे भी नहीं बैठ पाता है, बैठता है तो तकलीफ बढ़ जाती है। दर्द दिखा रहा है। बैठ ही नहीं पाते हो क्या? नहीं बैठता तो हूँ, लेकिन वो तो जलन सी होती है ना वहाँ पे कि वो तो जैसे ऐसा लगता है कुछ फंसा है वहाँ। जैसे वो कुछ पार्ट्स उसके जो जैसे स्मूथ जाना चाहिए तो वो पार्ट्स नहीं निकल रहे हैं, कुछ है उसमें। फिर दूसरी बार जब बैठो तो फिर पूरा पेट साफ होता है, तो पेट ही का मेरे को समझ में आता है सर कि कुछ उसी का है, तो पेट नहीं सही है। पेशेंट बोल रहा है अभी पेट सही नहीं है, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हो रही है। क्या मन में आ रहा है इसको लेके? मन में तो कुछ नहीं, बस वही है, देख के अजीब सा है। क्या? ब्लडिंग देख के कि आज से पहले कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्वेश्चन होता है कि मन में क्या आ रहा है इसको लेके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप उसकी सारी समस्या सुन लो पेशेंट की, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है कि इसको लेके मन में क्या चल रहा है। तो पेशेंट यहाँ से निकल के आता है, तो इस पेशेंट क्या बोला है कि यही चल रहा है कि ये हो क्यों रहा है। और कुछ तो समझ में आता नहीं सर। क्या टेंशन है इसको लेके? टेंशन यही है सर, पता है जो मुझे ब्लीडिंग हो रही है। तो ब्लीडिंग से क्या टेंशन है? तो मैंने पूछा कि इसको लेके टेंशन क्या है, तो उसने बोला कि यही ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग को लेके टेंशन है। अनएक्सपेक्टेड टाइप का हो रहा है ना सर, कि मतलब अपन बैठे हैं करने और फिर वहां से ब्लीडिंग जहाँ से। तो ये पेशेंट क्या कह रहा है कि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है ना, कि जहाँ से स्टूल पास होना चाहिए वहां से ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सोच के मेरे को अजीब है, यही सोच के मेरे को हो रही है। वहां से मतलब कुछ भी नहीं कि ऐसी ब्लीड होती है, वो तो स्टूल पास की है, उस कहने का ये है, और वहां से ब्लीडिंग है, और थोड़ी बार टप टप ये ब्लीडिंग होती है, तो थोड़ा सा टेंशन आता है कि ऐसा क्या हो गया। ऐसा तो कुछ किया नहीं है कि मतलब कुछ इंटरनली तो कुछ बीमारी नहीं है। ऐसा तो कुछ किया नहीं है, और ऐसा तो नहीं कि कोई इंटरनली बीमारी हो। ये सब चलता है दिमाग में कि क्या ऐसा कुछ इंटरनली तो बीमार नहीं हूँ, सब सारी चीजें होती हैं। कोई यही सारी चीजें चलती हैं, कोई इंटरनल कोई बीमारी तो नहीं है जिसका पता भी ना हो। मतलब तो जो जैसे होती है गंभीर बीमारी टाइप की, तो वैसे कुछ इंटरनली बीमारी तो नहीं है, तो पता नहीं चल रही है। तो मैंने पूछा कि ऐसी कोई कौन सी, ऐसा क्या मन में आ रहा, कौन सी बीमारी, तो बोला है ऐसा कोई गंभीर बीमारी जिसका पता ना चल रहा हो और अंदर ही अंदर बीमारी बन रही हो। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था तो मेरे को तो ये आइडिया भी नहीं था कि ये सब प्रेशर का नाम फर्स्ट टाइम मैंने सर के मुंह से सुना था, जब उन्होंने बताया था मुझे कि तुम्हें प्रेशर है। तो उन्हीं के सर नहीं बताया, मैं तो जानता भी नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी होती है। ये तो मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर पता चला, और जब वो डॉक्टर के पास गया और उसने बोला कि फिशर जैसी कोई प्रॉब्लम होती है। गूगल पे सर्च किया कि व्हाट इज फिशर, फिर जो बाकी चीजें पता चली मुझे फिशर के बारे में कि है क्या। उससे पहले कभी देखा नहीं था, तो उसने तो उस समय तो बहुत ज्यादा घबरा गया। तो यूज और ऐसे तो पहले उस दिन मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था जिस दिन मुझे ये फर्स्ट टाइम हुआ, ठीक है, शुरू हो चुका हूँ उस चीज का कि चलो आ रहा है तो चलो। और अभी तो 8 महीने हो गया, यूज टू हो चुका हूँ उसका। समझ में आता है कि हाँ इस वजह से आ रहा है, पहले पता भी नहीं था कि क्या है। पहले तो मालूम भी नहीं था कि क्या बीमारी है, लेकिन अभी तो डॉक्टर ने बता दिया है, तो ठीक है, फिर भी टेंशन में है ये बंदा। कब घबरा गए? अभी तो जब से हुआ है 2 दिन पहले, तो उस समय तो घबराहट नहीं हुई थी, जो फर्स्ट टाइम भी बता रहा हूँ। हाँ। तो तब घबराहट बहुत हुई थी क्योंकि फर्स्ट तो पता ही नहीं कि क्या कुछ ऐसा कुछ होता है, उस समय ज्यादा घबराहट। तो ये पता है कि हाँ उस वजह से हो रहा है। मतलब ये फर्स्ट टाइम घबरा गया था, ठीक है, जब इसको फर्स्ट टाइम हुआ था, लेकिन अभी इसको पता है, तो अभी उतना घबराहट नहीं है, बट टेंशन जरूर है।
पर अभी भी तो कह रहे हो कि ऐसा अंदर अंदर कोई और बीमारी ना हो, ऐसा भी मन में आता है। मतलब लगता है ना थोड़ा सा कि और कुछ तो नहीं है बीमारी, ये सब। तो फिर मैंने पूछा कि तुमको पता तो है कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है, तो फिर क्यों इतना अभी भी तो टेंशन ले रहे हो तुम, पता होते हुए भी? तो बोला कि हाँ पता तो है, पर ये मैं सोच रहा हूँ कि कहीं कोई और बीमारी तो नहीं है, हम फिशर सोच के बैठे हो। फिशर के अलावा और कुछ नहीं, और कुछ मेरे को नहीं लगता कि जिस तरीके से है मेरे को फिर वही रीजन समझ में आता है कि जब मेरी जब पॉटी हार्ड गई है तब तक वो ब्लीडिंग हुई है। तो बोलता कि नहीं नहीं ऐसा नहीं लगता कि कुछ और होगा, अभी ठीक है, उसने ऐसा बोल दिया, दोनों चीजें बोल रहा हूँ। और लेकिन जब जब मुझे स्टूल हार्ड होता है तब मुझे ब्लीडिंग होती है, स्टूल नॉर्मल रहेगा तो ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। उसके पहले कभी नहीं, जैसे तो वो होता है नॉर्मल स्मूथ जाता है तो बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। और क्या टेंशन आ रही है इसको लेके, आगे को लेके कुछ समझ में आ रहा नहीं सर और कुछ नहीं। जब दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है, तब मन कैसा रहता है उतने टाइम? तो अभी मैंने पूछा कि जब दर्द रहता है तो उस टाइम पे मन कैसा रहता है? मन तो सब खराब ही रहता है, मतलब घबराहट सी होती है अंदर कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अंदर घबराहट रहती है दर्द के टाइम पे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये तो पता है ना फिसल की वजह से हो रहा है सर, लेकिन फिर भी मतलब ब्लड देख के होता है ना थोड़ा सा अंदर से घबराहट होने लगती है। तो मैंने बोला उसको कि तुमको पता तो है कि ये फिशर है और फिशर की वजह से ही हो रहा है, तो बोला वो मुझे पता है, फिर भी लगता तो है ना डॉक्टर साहब कि ये ब्लड आ रहा है, ठीक है, ब्लड देख के तो लगता है ना। तो वैसा वाला है। अच्छा जैसे ब्लड गिर रहा है तो उसको लेके आगे को लेके कोई टेंशन, ब्लड रोज गिर रहा है तो अगर रेगुलर बेसिस पे हो रहा है सर तो तब तो बहुत बड़ी टेंशन की बात है कि रोज बैठ रहे। तो अभी मैंने पूछा कि यदि रोज ब्लड गिर रहा है तो हर क्वेश्चन का आंसर मतलब रिलेवेंस है, ठीक है। तो आपको मैंने कहा कि यदि रोज ब्लड गिर रहा है तो आपको क्या मन में उससे क्या दिक्कत होगी यदि रोज ब्लड गिर रहा है? तो क्या बोल रहा है कि यदि रोज ब्लड गिर रहा है तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि रोज आप बैठ रहे हैं, रोज ब्लड आ रहा है, रोज बैठ रहे हो रहा है तो बहुत ज्यादा टेंशन, बड़ी टेंशन की बात हो जाएगी। मतलब उसका पर्टिकुलर इलाज तो करवाना ही चाहिए कहीं। फिर उसका पर्टिकुलर इलाज तो करवाना ही चाहिए ना। मतलब ये है कि अभी 2 दिन से तो बिल्कुल नहीं है, अभी और सुबह शाम मतलब हो रहा है टाइम से टाइम सब कुछ हो रहा है, 10 से 2 दिन आराम से रेस्ट करो, तो अभी 2 दिन से बिल्कुल कुछ नहीं। तो अभी 2 दिन से नहीं है उसको, अभी पूरा वीक हुआ है उसके साथ ऐसा। नॉर्मल सब कुछ, फिर भी एक ट्रीटमेंट जरूरी है उसके प्रॉपर, फिर भी एक उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है। ये चीजें आगे न जाके हो, आगे जाके ना हो मतलब ये चीजें मतलब फिर से ना रिपीट होगी, फिर से वो ब्लडिंग हो रही, मतलब ये बार बार ना होता रहे, वापस रिपीट ना होता रहे ये चीज। फिर से वो ऑपरेशन को नहीं बोल रहा हूँ डॉक्टर ने? नहीं, उन्होंने ऑपरेशन के सीधा मना कर दिया था उसमें, बोले नहीं अभी तुम्हारा उतना नहीं है लेवल का जितना ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए, अभी दवाइयों से सही हो सकता है। हेलो, उन डॉक्टर की दवाई से क्या होता है? आराम नहीं होता? नहीं मिलता है सर आराम, ऐसा नहीं कि मतलब जो ऐसा नहीं, मतलब कुछ समय जब तक हम यूज कर रहे हैं उस चीज हाँ तब तक आराम मिल रहा है। जैसे हमने थोड़ा सा उसको छोड़ा, मतलब 15-20 दिन का गैप कर दिया, 1 महीने गैप कर दिया, तो चीजें ऐसे हो जाती हैं। तो मैंने पूछा कि उन दवाइयों से आराम मिलता है क्या आपको? तो बोलता मिलता तो है आराम, बट वो वापस फिर आ जाता है। तो क्यों गैप कर देते हो, रेगुलर क्यों नहीं खाता? अभी मैंने पूछा मतलब गैप हो जाता है, बंद कर दो तो वापस ही फिर आ जाता है, तो मैंने पूछा कि वो दवाई क्यों बंद करते हो आप फिर? तो फिर वो हंसा थोड़ा सा और बोलता है कई बार ऐसे चांसेस आ जाते हैं कि हो जाता है, तो दवाई बहुत ईमानदारी से नहीं खा पाते हो। तो अभी मैंने फिर से बोला उससे कि आप शायद ईमानदारी से दवाई नहीं खा पाते हो क्या? बोला ऐसा नहीं है।
खाने पीने में परहेज हो जाता नहीं। तो फिर मैंने पूछा परहेज होता है खाने पीने में, तो बोलता है हाँ खाने पीने में कि गड़बड़ हो ही जाती कहीं। कई बार जैसे घर में फंक्शन, जैसे आप ही ने बताया कि फंक्शन, तो उसका कब गड़बड़ होता है खाने पीने में, तो उसने बताया कि जब घर में फंक्शन रहता है या मैं कहीं बाहर रहता हूँ, ऐसे टाइम पे गड़बड़ हो जाता है। तो अपन ने सोच के रखा कि नहीं अब शाम को जैसे मेरा सामने शाम को मैं थोड़ा बहुत खाता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं खाता। पार्टी है कहीं तो कुछ ले गया तो फिर थोड़ा की जगह बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ कई बार हो जाता है सर, बाकी तो करता हूँ मैं। मैं परहेज करता हूँ, बस कई बार ऐसा पार्टी है कहीं बाहर चले गए तो वैसा खाना तो नहीं मिलेगा ना जैसा मुझे चाहिए, तो ऐसे में गड़बड़ हो जाती है। तो विनोद से कैसे मिले? सर है ना, मैं अभी जस्ट आया हूँ। अच्छा, कब से? 3 साल हो गए। तो क्या बताया विनोद ने? मैं तो सीधा आप ही को रिकमेंड किया, पागल हो तुम, कहाँ घूम रहे हो। आपको पहले मैं जानता नहीं था ना, अब दीपक पाठक आपके पास आया था, मैं भी दीपक पाठक के साथ मैं भी आपके पास आया था, शायद आप मेरे को नहीं पहचान रहे हो। तो समय में आपके पास बैठा सब कुछ था, लेकिन वानखेड़े सर का ये था कि ऑलरेडी वो हमारे जो जीजा जी हैं उनका हॉस्पिटल है यहाँ पे, श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल बल्कि, तो उनके बहुत खास मित्र हैं, तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था एक काम करो उनसे जाके विजिट करवाओ। तो मैं उसे नॉर्मली उनके पास दिखाने गया। तो मैंने इससे पूछा कि आप यहाँ कैसे आए, तो उसने वही बताया कि जो इसका मैनेजर है। तो ये सारी चीजें आपको देखो, आप इवन केस के बाद ना छोटा मोटा आपको बैकग्राउंड भी समझना चाहिए कि आया कैसे पेशेंट है ना। तो इसने क्या बोला कि मैं उसके थ्रू आया हूँ और उसका कोई रिलेटिव है और उसके जो ये जिस डॉक्टर को एलोपैथ डॉक्टर को कंसल्ट करता है उसका कोई रिलेटिव है, ठीक है, इसलिए ये बंदा उस डॉक्टर के पास जाता है। सर क्या कह सकते, क्योंकि मैं टेंशन में था और ये सारी चीजें मतलब एक इंटरनली वो तो थोड़ा सा वो सीक्रेट टाइप की थी, तो मैंने उनसे तो ये क्या कह रहा है कि मैंने किसी से डिस्कस भी नहीं किया, इस इंटरनल प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें थोड़ा सा हंसा वो, और इसलिए मैंने किसी और से डिस्कस भी नहीं किया। डिस्कस किया था कि ऐसा कुछ है, ये होता क्या है, मेरे को प्लीज ये बताओ आप। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे को कोई आइडिया नहीं है क्या हो रहा है मेरे साथ, आप प्रॉपरली बताओ कि है क्या मेरे को। बोले नहीं एक बार तुम जाके दिखाओ उनको कैसे क्या है। उन्होंने फिर देखा मेरे को सब बताया, बोले कोई जरूरत नहीं ऑपरेशन की, नॉर्मल हल्का सा कट है, दिखाया भी उसने कट दिखाया, फिर नॉर्मल हल्का कट है, इसकी वजह से तुम दवाई ले लेते रहो, ट्यूब लगाते रहो, तो खाते रहो, लाभ मिलता रहेगा। परमानेंट नहीं बोल सकते कि इसको परमानेंट इलाज मिल जाएगा तुमको, लेकिन हाँ जब तक खाते रहोगे तब तक मिलता रहेगा। हाँ, तो वो फिर उसी ने जिसने इसने जिसको शेयर किया उसी ने उस डॉक्टर के पास, एलोपैथ डॉक्टर के पास भेजा। वहां पर डॉक्टर ने साफ बोला इसको कि ये ठीक नहीं होता है और जब तक दवाई खाते रहोगे तब तक ये ठीक ठाक चलता रहेगा। अपन ने उसको चलाया भी कुछ समय तक, बहुत जब तक चला सके तब तक चलाया, फिर वो दवाई में भी फिर धीरे धीरे स्किप होती गई, और वो जो खर्चा था वो भी घूम गया मेरे से। क्या क्या फिर मैंने विनोद सर से डिस्कस किया, विनोद सर ऐसी ऐसी बात है, और 2 दिन से छुट्टी पर था, मैं जा ही नहीं रहा था ऑफिस में, उनसे पूछा कि भाई कोई बीमारी है क्यों नहीं आ रहे हो ऑफिस में, अब उनसे क्या बताऊं। तो ये भी काम पर नहीं जा रहा था, ठीक है, 2 दिन से रेस्ट कर रहा था, तो इसके दूसरे मैनेजर ने पूछ लिया कि तुम काम पे क्यों नहीं आ रहे हो। कि ये बीमारी है मेरे को, ऐसा कुछ है, मैं ये बता रहा था कि हेल्थ इश्यू है सर, अभी नहीं तो इसने नहीं बताया उसको, उसने दूसरा कुछ बताया कि हेल्थ इश्यूज है मेरे को इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। मैंने पूछा, बोला भाई बड़े भाई जैसे बता तू क्या दिक्कत है मेरे को, फिर मैं उनको पूरी बात बताया कि ऐसी सी बात है, बोले तुम कहाँ बात कर रहे हो। तो इसने जल्दी नहीं बताया, जब उसने बोला कि बता मेरे को, मैं तेरे बड़े भाई जैसा हूँ, तब जाके इसने ओपन हुआ। सर के पास चलते हैं, तो मैं कल से आने की सोच रहा हूँ आपके पास, कल भी आने की सोच रहा था, लेकिन कल दिक्कत की वजह से मैं नहीं आ पाया। तो आज मैं सुबह सर को कॉल किया, मैं सर आ रहा हूँ, तो नहीं आओ चलना, तब फिर आपको कॉल लगाया कि सर वापस में आ रहा हूँ। अरे जब तकलीफ होती है तब उस टाइम पे मूड कैसा रहता है? गुस्सा। तो अभी मेरा क्वेश्चन था कि जब आपको तकलीफ होती है तब आपका मूड कैसा रहता है? चिड़चिड़ क्या मन करता है? हाँ वो तो रहता है, क्या होता है? सब रहता है, जैसे कि गुस्सा तो आता है हल्का सा, और कोई बात करना चाहता है तो बात नहीं होती, तो थोड़ा चिड़चिड़ होती है, बात करना चाहता है कोई तो मैं बात नहीं करता। बात नहीं करोगे, ये चीजें होती है। तो क्या चाहती होती है? कोई बात ना करे, तो मैंने पूछा कि क्या चाहते हो तुम टाइम, तो बोलता कोई बात ना करे, शांति से बैठने दो, शांति से बैठने दो। कोई बात करता है तो चिढ़ होती है। हाँ चिड़चिड़ापन आता है। मैंने पूछा कोई बात करता है तो बोलता चिढ़ होती है।
सर मेरे ही इससे भर गया सर। तो ये केस था। हेलो, सबको सुनाई पड़ा? जी सर। तो चलिए, जिसको अच्छे से समझा होगा तो वो लोग बोलिए। हेलो, सुनाई तो पड़ा ना? अच्छे से सुनाई पड़ा होगा, क्योंकि दो दो लोगों ने बोला एक ही केस को, पेशेंट ने खुद भी, मैंने भी। हेलो हेलो। जी, बोलिए हाँ बोलिए सर। मैम। हाँ, ये पेशेंट है ना, पूरा मतलब जो भी बता रहा था ना, तो चिंतित लग रहा था, एंजाइटी बहुत थी इसके अंदर। हम्म ओवरऑल हम देखे ना, बहुत ही एंजाइटी थी उसके अंदर। जैसे उसने हम्म बताया कि पहले जब उसको स्टार्ट हुआ था तब भी मतलब जो अननोन चीजें जो वो जानता नहीं है, तो उसने क्या बोला था कि भाई लेटरिन की जगह से ब्लड निकलेगा, तो अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए, वो अननोन था, हम्म उसको पता नहीं था, उसकी वजह से वो डर गया था। फिर उसको पता चला कि भाई ये फिशर है, पता चल गया कि फिशर है, तो अभी एंजाइटी उसकी कम होनी चाहिए। लेकिन फिर आपने पूछा कि फिर भी ब्लड अगर रोज आता है तो भी अभी चिंता हो रही है, क्योंकि फिर भी ब्लड आ रहा है, तो अभी भी एंशियस तो है ये। इवन दो उसको पता है कि फिशर है, फिर भी अभी वो एंशियस है, और वो जानना चाहता है कि है क्या है, क्योंकि ये अच्छा नहीं हो रहा है। जैसे थोड़े हम्म मतलब इतने टाइम से वो दवाई ले रहा है पर उसको अच्छा ही नहीं हो रहा है, इसलिए वो जानना चाहता है कि ये है क्या ये। और उसको मेन कंप्लेंट कब होती है कि जब वो कॉन्स्टिपेटेड होता है तभी होती है। जैसे कि ये नॉर्मल है, पर उसने बार बार ये चीजें 3-4 बार बोला कि भाई ऐसे कोई दवा है कि लूज स्टूल हो जाए तो ये तकलीफ ना हो। जैसे अभी आपके पास आया है, तो अभी उसको प्रॉब्लम नहीं है, पर जब भी उसको हार्ड स्टूल होता है, वो बोल रहा है कि जब भी हार्ड स्टूल होता है तभी मुझे ये प्रॉब्लम होती है। तो मुझे ये पूरा हम्म मतलब मैं क्या बोलते हैं, फियर ऑफ अननोन या फियर ऑफ स्ट्रेंजर, एंजाइटी, डार्क, लाइट डिजायर, फिर थोड़ा मतलब एम्ब्रेसमेंट भी था उसको कि भाई ये चीज मैं कैसे बताऊं, उसने सर को भी नहीं बताया। और फिर उन्होंने बोला कि भाई चल तू मुझे बता, फिर उन्होंने बताया यूं। तो थोड़ा हम्म एम्ब्रेसमेंट भी था उनके अंदर। हम्म तो ये तो मुझे एक मतलब चिंतित आदमी ही लगा, मतलब ये क्या बोलते हैं। और नक्स भी कई लोगों ने लिखा है, लेकिन नक्स होता तो वो कहीं ना कहीं रेस्ट नहीं लेता, या फिर मान लो रेस्ट भी लेता तो वो कहीं ना कहीं वो बोलता ना कि मेरे भी काम में अफेक्ट हो रहा है, या इस तरह की बातें उसमें होती ही हैं। तो यहाँ पे हाँ उसने एक ये चीज भी बताई कि उसको पेन के टाइम उसको इरिटेबिलिटी होती है, वहां पे उसको क्वाइट वांट्स टू बी चाहिए, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग। तो ये सब देख के मुझे सर फॉस्फोरस का फील आ रहा है पेशेंट। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा सोचा है। चलिए, और कोई? जी प्लीज ऐड। हाँ बोलिए मैम। सर मैं कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे सर जो पहले ये पेशेंट है ना, कि फर्स्ट इंस्टेंस में क्या हो, जब फर्स्ट ब्लीडिंग हुई तो ये डर गया, तो ये डर उसका वही कंटिन्यू है अभी तक। जो जो एक एलिमेंट की तरह हम ले सकते हैं, जब भी उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो वो उसी डर में फिर से आ जाता है ना। उसको ये लगता है कि कोई खतरा है, कि ये ऐसी जो प्रॉब्लम मेरी हो रही है, कोई खतरा है, क्यों हो रही है बार बार ना। एंजाइटी डार्क में भी है, फिर उसको मतलब कि ये भी है कि उसको लाइट भी चाहिए, कि मेरे को मालूम चल जाए कि किस वजह से ये हो रही है। आपके पास में भी आया तो वो भी उसने प्रश्न किया कि क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मेरे को इसकी थोड़ी सी चिंता होती है ना। जब भी ब्लीडिंग होती है मैं घबरा जाता हूँ। तो ये सारा, और कॉन्स्टिपेशन उसको है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा-सा उसमें एम्बैरेसमेंट की फीलिंग है, क्योंकि वो जब उसके मैनेजर ने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो
पहले तो उसने कुछ बताया नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रहा था कि ये इंटरनल प्रॉब्लम है, मैं कैसे शेयर करूं इनके साथ में, है ना। तो उसने अपने कॉन्फिडेंस में लिया, बोला कि मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ। तो फिर उसने अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसलिए ऑफिस नहीं आ रहा। तो वो ग्रोपिंग में भी है सर, मतलब कि ऐसा कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सर मेरी तो यहाँ पे ओपीएम की तरफ मेरी वो है, लेकिन साथ में डीडी में फास्फोरस है। तो ओपीएम का ये पेशेंट भी ऐसा मतलब कि बहुत एंजाइटी डार्क में रहता है, ग्रोपिंग में रहता है कि मेरे को क्या हो रहा है, कुछ मालूम ही नहीं चल रहा उसको, है ना। फिर उसको फिर ये क्या कहते हैं, डेंजर का भी है, इम्पेंडिंग डेंजर की, मतलब कि मालूम नहीं क्या खतरा है, मतलब कि हो रहा है मेरे साथ में, ये क्या बीमारी कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, वो सारा इसी उधेड़-बुन में पड़ा हुआ है। और वो फ्राइट, ओल्ड फ्राइट है, फियर, वो फियर फिर वही चीज में वो चला जाता है, मतलब वो फ्राइट जो हुआ था ना, वो फिर से उसको जीता है। हाँ सर, बस इतना ही मेरे को मालूम है। अच्छा सोचा है मैम, आपने अच्छा सोचा है, बट कुछ चीजें और आप सोचेंगे तो ठीक है, अभी देखेंगे। आप ध्यान रखिए आपने क्या बोला है। हाँ सर, वैसे इसमें तो वो बार-बार में तो यही चीज में आ रहा है ना कि ये प्रॉब्लम की, जैसे वो हम लोग एक रूब्रिक नहीं लेते, डिल्यूशन जर्नी, ना, और तो वो लग रहा है वो खत्म हो रहा है, फिर वहीं पे फिर आ जा रहा है, फिर दवाई ले रहा है, फिर वहीं पे आ रहा है ना। तो उसको ये भी थोड़ा सा इसमें आ रहा है। तो एक्चुअली मेडिसिन के लिए मैं ओपीएम और फास्फोरस की तरफ ही जाऊंगी। और आगे सर आप एक्सप्लेन कर डिल्यूजन दो। में वो पेशेंट हाँ ना जो जर्नी वाला है, तो वो डिल्यूजन में है ना रूब्रिक। तो वो हाँ, पेशेंट खुद डिल्यूशन ही में ही कहेगा है। डॉक्टर साहब मैं, तो ये इसमें पेशेंट ने बोला ही नहीं, तो नहीं नहीं, डिल्यूजन पेशेंट बोलता मैंने है। वो नहीं कहा, मैंने हाँ कहा सर उसी तरीके से ये कर रहा है जैसे डिल्यूशन जर्नी में होता है ना, कि मैं हाँ दवाई ले रहा हूँ, फिर आ जा रही है प्रॉब्लम, फिर आ रही है, फिर प्रॉब्लम, मतलब उसको लग रहा है कि मैं इसी चक्कर में मैं पड़ा हुआ, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, उसको एंजाइटी है, एंजाइटी डार्क बिल्कुल की ज्यादा बिल्कुल, प्रॉब्लम है। एंजाइटी है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एंजाइटी डार्क की प्रॉब्लम है, और उसको लाइट चाहिए कि मेरे को बता दो कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है, और उसको वो खतरा परफेक्ट, नजर आ रहा है कि कहीं कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए ना, ये चीज है। खतरा नजर आ रहा है, सही कहा आपने, हाँ खतरा है उसको। हाँ हाँ। बढ़िया बढ़िया, ओके, अच्छा थैंक यू इनपुट सर। है आपका, बहुत बढ़िया। तो आपका ओपीएम और फास्फोरस, वेरी गुड। चलिए और कोई। हेलो। हाँ सर, कुछ रूब्रिक्स लिया है, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट। जी, आवाज आ रही है ना सर? क्लियर है सर, कोई का माइक ओके। साइड ऑन है या आपका ही आवाज बैकग्राउंड में है? नहीं, बैकग्राउंड में नहीं है आवाज मेरे। कोई का देखिए, किसी का माइक ऑन है, बहुत नॉइजी है। ठीक है सर, बोलिए। हाँ, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट, एंजाइटी, डार्किन, फियर, डिसीज ऑफ इम्पेंडिंग, फियर, रिकरेंट, irritability spoken to when, quite wants to be, ये सब लेकर क्लब करते हैं। तो फर्स्ट में नेट्रम म्यूर आ रही है और सेकंड में फिर फॉस्फोरस। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया रूब्रिक लिए है आपने। क्या देने वाले हैं आप इनको? नेट्रम म्यूर। और फास्फोरस क्यों नहीं? फील नहीं आया फॉस्फोरस के जैसा। फील नहीं आया, चलो बढ़िया सर, बढ़िया। ये भी एक सर आइडिया अच्छा है। फास्फोरस की एक है, जैसे स्टूल को लेके कहता है कि ना पेशेंट मतलब कि बहुत अनकंफर्टेबल होता है, बहुत डिफिकल्टी से स्टूल पास करता है, इवन कहते हैं ना कि डॉग स्टूल टाइप ऐसा इसका ये है। डॉग स्टूल मतलब ये नहीं है सर कि इसके हाथ पैर, मतलब पैर भी कांपने लगते हैं जब ये स्टूल पास करता है, इतनी उसको मतलब हार्ड स्टूल होता है, कॉन्स्टिपेटेड जब रहता है ना, तो उसकी वजह से कितनी बार क्रैक्स भी आ जाते हैं, फिशर्स बन जाते हैं, तो ब्लीडिंग होती है। और एक हिमोरेजिक डायथिसिस भी यहाँ पे हो गया ना, इसकी ये भी है। हाँ बढ़िया सोचा है, ऐसे भी सोच सकते हैं, बहुत अच्छा। ये आइडिया अच्छा है आपका, बट इसके लिए और ये जो आपने सोचा ना, ये अच्छा सोचा है, लेकिन इसको ना जब आप रिपर्टराइज करेंगे तो आप कुछ और मिलेगा।
दिस इज जनरल, आप जो सोच रहे हैं ना, दिस इज बिग जनरल, ठीक है। हेमोरेजिक डायथेसिस का कितनी हाई मैं जस्ट अपना सर, मैं अभी क्लिनिक से आई हूँ ना, तो मैंने रेपर्टराइजेशन नहीं किया, मैं जस्ट चलिए आपका केस ढूंढिए, मिल जाएगा पहले आपको। आवाज भी साफ नहीं थी। बहुत बढ़िया सोचा, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा सोचा है। और कोई? सर मुझे ना एंजाइटी, डार्क, लाइट डिजायर, और इसमें मुझे लगा एक फियर स्ट्रेंजर का फील आया कि उसको ये लग रहा है कि ये क्या हो गया अचानक से, और एम्बेरसमेंट, ये सब लेकर मुझे स्ट्रामोनियम पे मैं जा रही हूँ सर। स्ट्रामोनियम, स्ट्रामोनियम तो आनी चाहिए दिमाग में। बढ़िया मैम, बढ़िया। चलिए, और कोई? और किसने सुना अच्छे से? केस सीधा है, कुछ ज्यादा मटेरियल थोड़ी है केस में। तो आपको ऐसे केस मिलेंगे, हर बार मटेरियल नहीं होता। तो इसी को जो मिले आपको वही समझने का, और उसी में आपको एनालिसिस करना है कि क्या क्या रूब्रिक, जैसे मनोज सर का क्या बढ़िया केस था वो, ठीक है। तो वो तो बहुत डिफरेंट केस था, ये तो बहुत इजी केस है। चलिए, और बोलिए, और कोई? हेलो। हाँ जी, प्लीज कुछ ऐड कीजिए। यस बोलिए, नो बोलिए, या अपना एनालिसिस शेयर कीजिए। बोलिए, जो बोलेंगे ना उनको, जो लोग बोलेंगे उनको समझेगा कि गड़बड़ क्या होती है और सही क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो जब आपके पास केस आएगा तो आप तो समझ ही जाएंगे, लेकिन दूसरों के केसेस देखने में क्या गड़बड़ हम करते हैं, ठीक है। बोलिए। तो आप लोगों के इनपुट से मुझे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना, सर जो एस्टानिश्ड मैंने है नहीं पेशेंट? सोची। हाँ सर, बिल्कुल। अभी स्ट्रामोनियम वो सारा। स्ट्रामोनियम, आप वहां से जाएंगे तो स्ट्रामोनियम तो आएगी, क्योंकि अकेले से बैठी है ना, और पेशेंट जो बोल रहा है उसमें तो वही फील आ रहा है, बिल्कुल। तो आप एक रूब्रिक से स्ट्रामोनियम पे पहुंच गए, बढ़िया। और भी है, नहीं, क्या ही रूब्रिक लगा है। हाँ। जी सर। चलिए, और? लाइट डिजायर है, एंजाइटी डार्क इन है। हाँ, लाइट डिजायर, एंजाइटी डार्क भी है, और एस्टोनिश्ड भी है। पेंडिंग जी है। हाँ, चलिए, और कोई? हेलो सर। हाँ, बोलिए। सर जी, हेलो। बोलिए सर, बोलिए। सर मेरे को ये पेशेंट ना नक्सोमी का लगा, क्योंकि हाँ। आपके पास आने का सर, इसका जो रीजन था ना आपके पास आने का, वो ये है कि ये मतलब बार बार क्यों हो रहा है। मतलब ये पेशेंट का ये था कि ये बार बार क्यों हो रहा है, मतलब ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है। तो वहां से किल डिजायर मैंने लिया था, और ड्यूरिंग पेन जो है पेशेंट इरिटेबल भी था, डिस्टर्बर्स में भी है, क्वाइट वांटू में भी है, इरिटेबिलिटी भी है, और फियर डिसीज ऑफ इम्पेंडिंग भी था। तो सर ये सब लेकर मेरे को ये नक्सोमी का लगा सर। नक्सोमी का, जी हाँ वेरी गुड, सर। बढ़िया सर, बढ़िया। नक्सोमी का, बट नक्सोमी का के आपने अडाप्टेशन लिया है ना? हेलो। रिएक्शन अडाप्टेशन लिया आपने नक्सोमिका का, है ना? जी सर जी। हाँ। क्योंकि सर उसने शुरुआत में ही बोला ना पेशेंट ने कि ये मतलब मेरे को बार बार हो रहा है ना सर,
6 महीने हाँ बाद फिर से हो गया, फिर जब तक वो लेता था जब तक आराम था, फिर जैसे ही मैं दवाई बंद करूं उसके बाद फिर से हो जाता था। तो कंसर्न तो उसका यही था ना आपके पास आने के लिए कि ये बार बार क्यों हो रहा है। हाँ, तो उसको आपने कैसे देखा? सर देख, मतलब मेरे को तो सर जितना यही समझ में आया कि मतलब वो आपके पास ये आई इसीलिए रहा है, उसका वाई यही है कि अरे बार बार क्यों हो रहा है ये, मतलब यूं हाँ 6 महीने बाद फिर से हो गया हाँ, यूं। बढ़िया बढ़िया। तो अपने हेलो किल सर। डिजाइन लिया। हाँ चलिए, और हेलो बोलिए मैम, हेलो बोलिए। सर। हाँ आई सर, आवाज, मुझे बोलिए। फॉस्फोरस का फील आ रहा है। जैसे एंजाइटी, डार्क, एम्बेरसमेंट और फियर इम्पेंडिंग ऑफ डिसीज। फियर तो है और ये लेकिन ना सर, मुझे फॉस्फोरस का ही फील आ रहा था। हाँ, फास्फोरस, हाँ। यस सर। फील पे दे रही हैं आप रम्या जी? या हाँ सर, रुब्रिक फील पे? पे रूब्रिक भी और थोड़ा फील भी सर। फील कैसे? सर वो एम्बेरसमेंट भी वो लग रहा था, और एंजाइटी डार्क की अंदर क्या है कुछ है तो ऐसा, और तो लाइट डिजायर भी था सर। तो ऐसा फील लेके मुझे फॉस्फोरस लग रहा था सर। बढ़िया बढ़िया। बट अभी सोचिए आप, किसी कौशिक सर ने बोला था कि ये फास्फोरस का फील नहीं लग रहा, ऐसा उनको क्यों नहीं लगा? क्योंकि फील इज डिफरेंट ना। आप तो रूब्रिक से जा रही हैं, फील मतलब क्या? आपने फील किया? हाँ, तो ये एक्चुअली ये बॉक्स है। कई बार ऐसा होता है कि आपको जरूरी नहीं कि वो पेशेंट लगे कि वही है ना। जैसे मेरे पास लैकेसिस के जो एडल्ट पेशेंट आते हैं ना, वो एकदम नेट्रम की पर्सनालिटी लेके आते हैं, ठीक है। तो वो इवन वो बोलते भी नहीं है, कोई बात नहीं करते। जब आप पूछोगे तो बोलेंगे, पर धीरे 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 बोलते हैं। तो वही जो हमने लैकेसिस के बारे में सुना है कि लैकेसिस पर्सनालिटी ऐसी होती है, इतना वाई वीसीएस होता है ना। आते ही सही शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता वो। तो उसके पीछे का रीजन कुछ और होता है। तो ऐसे ये बॉक्स है जिसको हमको बॉक्स नहीं बनाना कि वो पर्सनालिटी ऐसी ही और ऐसे ही आएगी आपकी क्लिनिक में, ठीक है। हाँ सर। बढ़िया, तो आपने फास्फोरस दिया इसको। चलिए, और कोई? मुझे रूब्रिक पूछना था कि फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स और इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स एग्रावेशन, ये तीनों हम मतलब कब ले सकते हैं? और स्ट्रेंजर नहीं है, स्ट्रेंजर्स है। हाँ, तो वो थोड़ा बताइए सर, क्योंकि ये जब रूब्रिक ले रही थी ना तो मुझे इन तीनों में भी लग रहा था कि कौन सा लेना चाहिए। अभी बोलेंगे मैम, है अभी वो रूब्रिक भी बताएंगे, ठीक है। और कोई? और कोई बोलेंगे? हेलो, या डिस्क्लोज करें, ठीक है। और किसी की इच्छा है, मतलब जिसने अच्छे से सुना है केस को और बोलना चाहते तो बताइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी मैम, जी मैम बोलिए। सर, एलिमेंट्स ऑफ एम्बेरसमेंट, किल डिजायर, एंजाइटी, डार्किंग एंड लाइट डिजायर, लेकिन नाट्रम हो रहा है सर पहले। क्या किया आपने? एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, लाइट डिजायर, एंजाइटी, डार्क और किल डिजायर लिया सर। तो एक ही रेमेडी, नेट्राम्यूर। नाइट्रामोर और फॉस्फोरस आ रहा है सर साथ में। हाँ, तो देना क्या है? सर नाइट्रामोर लगता है। क्यों? सर केस तो पूरा देखा नहीं, लेकिन नाइट्रामोर लग रहा।
चलिए बढ़िया बढ़िया। और कोई? हेलो सर। हेलो, गुड जी इवनिंग सर। सर। जी गुड इवनिंग। सर मुझे कलकेरिया लग रहा है, थ्रू आउट फियर है इसमें, एंजाइटी भी है, लाइट डिजायर भी है, और हाँ। डिलीजन है इसमें, मतलब वो अनरिकॉग्नाइज्ड डिसीज, व्हाट इज दैट, हम्म डिसीज इम्पेंडिंग फियर। उसका जो मेन है कि फियर डिसीज ऑफ इम्पेंडिंग इनक्यूरेबल ऑफ बी, इसको लेके मेरा कलकेरिया आ रहा है। हम्म। बाकी तो सारी रूब्रिक है इसमें। कैलकेरिया भी पास में ही है, बट कुछ चीजें हैं जो कैलकेरिया का नहीं है इसमें। अच्छा, ठीक है, ओके, बढ़िया सर बढ़िया। तो और कोई है या डिस्क्लोज करें नाउ? है और कोई? ठीक है, डिस्क्लोज करते हैं। तो ये केस में ना, तो बहुत सारे लोगों ने सही कहा है, और कुछ ये जो आप लोगों को कंफ्यूजन आया, तो ये छोटे छोटे कंफ्यूजन आ सकते हैं केस के टाइम पे कि फास्फोरस जैसा भी लग रहा है, मतलब रूब्रिक वाइज, है ना। तो किसी ने कहा कि ये फास्फोरस, नेट्राम्यूर, स्ट्रामोनियम ये आसपास आ रहे हैं, ठीक है, कैलकेरिया। तो जब आपको लगेगा कि ये सब आसपास चल रहा है, तो अभी कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है कि ये फास्फोरस जैसा नहीं है, ठीक है, कुछ लोग कहेंगे ये नेट्रम जैसा नहीं है। तो जिनके पास जो एक्सपीरियंस है उन्हें वो अप्लाई किया और रेमेडी बोली, ठीक है। कुछ लोग सीधा रूब्रिक के साथ गए और रूब्रिक के साथ बोले। तो जब आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा, तो फिर आप ऐसा करने लगेंगे कि इवन पेशेंट को देखा और रेमेडी दे दी, ठीक है। तो और रूब्रिक तो बैकग्राउंड में चल ही रहा है आपके दिमाग पे कि ये भी हो सकता है, जैसे एंजाइटी डार्क, लाइट डिजायर, ठीक है। अभी सर ने कहा कि वो एस्टोनिस्ड, तो ये एक्चुअली एस्टोनिस्ड ही था, ठीक है, बट वो केस के साथ कैसे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रामोनियम भी क्लोज था, ठीक है। तो अभी देखिए, एम्बेरसमेंट में है क्या स्ट्रामोनियम? नो सर। हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि वहां से एम्बेरसमेंट तो था, है ना। आप लोगों ने बहुत बढ़िया पकड़ा कि एम्बेरसमेंट है इसमें, ठीक है, जो स्ट्रामोनियम में नहीं है। तो स्ट्रामोनियम तो वैसे ही निकल गई, लेकिन वो क्या था कि वो पेशेंट एक बार में ही वो जैसे देखा उसने डर गया, ठीक है। और किसी ने कहा ओपीएम, कि उस डर को लेके अभी भी घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अभी उस डर के साथ वो इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसका पॉजिटिव फैक्टर अभी भी बना हुआ है ना, उसको डर पैदा करने का। उसका जो स्ट्रेस है, उसको जो चिंता है, उसको लेके वो अभी भी उसका प्रॉब्लम है, इसीलिए वो घूम रहा है। अब डर में क्या, ओपीएम का डर एक बार जो हो गया उसको लेके अभी भी चल रहा है, कॉज खत्म हो गया, ठीक है। एक बार डर गया, उसके बाद भी वो सालों साल वो डर को लेके घूमता रहता है। कुछ समझा वो पॉइंट? हेलो, किसने बोला था वो? बोला था। है ना मैम, तो आपको क्लियर हुआ हाँ कि ठीक है। इसका कॉज रेगुलर बना हुआ है, इसको ब्लीड और आ रहा है जा रहा है, ठीक है, बीच बीच में, मतलब ये ठीक नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है ना। इवन Yes, sir. मेडिसिन ले रहा तो भी ठीक नहीं हो रहा है। Yes, और sir. इसने क्या बोला था कि जब उसका स्टूल हार्ड होता है तभी प्रॉब्लम होता है, ये पिक्यूलियर है। हेलो, Yes, sir. ये पिक्यूलियर है। इवन देखो आप, इवन ऐसा ये हार्ड स्टूल है और ब्लीडिंग होनी चाहिए, इसके बावजूद भी ये कॉमन लगता है हमको, ठीक है। जब आप इसकी रिमेडी में जाएंगे ना,
रेमेडी में जाओ आप, तो चेक करो आप, फिर ये कहाँ ढूंढेंगे? कौन से? रेक्टम सर, रेक्टम कॉन्स्टिपेशन रेक्टम। स्टूल हार्ड। हाँ, फिर क्या मिला वहां पे आपको? चेक किया ना? चेक किया होगा। क्या बोला पेशेंट? क्या हेमोरेज कैसे भी, इवन सॉफ्ट स्टूल, इवन वो जाए तो कई बार सिर्फ ब्लीडिंग ही होती है, स्टूल भी नहीं होता। ठीक है, कई बार मिक्स करके आता है। देखो आप, ये सारे रूब्रिक्स हैं। कई बार बिफोर स्टूल, कई बार ड्यूरिंग स्टूल, कई बार आफ्टर स्टूल, कई बार इन तीनों में। ठीक है, तो देखो आप, हमारी अभी जो ये एवोल्यूशन वो ये चल रहा है, होम्योपैथिक एवोल्यूशन है ना, तो समथिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ होल। ठीक है, तो आप इस समथिंग को देख के भी एंट्री ले सकते हैं, और ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है ये रूब्रिक के साथ। चेक करो आप, कोई चेक करेगा? क्या चेक करेंगे? सबसे पहले तो ये है। ठीक है, जब हम क्लासिकल में प्रैक्टिस करते थे ना, तो ये, तो इसका तकलीफ क्या है? सबसे तकलीफ क्या है मेन? इस ब्लीडिंग होती है जब स्टूल हार्ड है। ठीक है, इसके और हार्ड नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं है। ठीक है, और ब्लीडिंग भी कैसी? टप टप टप, मतलब बहुत ब्लीडिंग होती है उसको। हेलो, तो चेक करिए, कोई चेक किया? रिपर्टरी में क्या ढूंढेंगे? हेमरेज स्टूल आफ्टर हार्ड। हाँ, परफेक्ट, यही रूब्रिक है ना? रेक्टम, हेमरेज, स्टूल आफ्टर हार्ड, स्पेशली हार्ड। उसमें कितनी रेमेडी है? देखिए कितनी रेमेडी है, कमी है ना? 7-8 रेमेडी है शायद, और कम है ना? हाँ, तो पॉलीकार्प है, नेट्रम्यूर है, 12 रेमेडीज है। अभी पुराने में तो और कम थी, 7 रेमेडी है। ठीक है, तो 12 ऐड हुई है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, और इसका मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। नेट्रम्यूर नेवर फेल। यदि आपके पास ऐसा पेशेंट आता है कि ब्लीडिंग होती है, स्पेशली हार्ड स्टूल, ठीक है, तो अभी तो 12 में से चूज करना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है, वो पर्सनैलिटी भी नेट्रम की होती है, इसीलिए ऐसा। ठीक है, तो वो जो पर्सनैलिटी है वैसे ही उसका बॉडी भी रहेगा। ठीक है, तो जैसे देखो आप, इसमें उसको हार्ड स्टूल के साथ में ब्लीडिंग होता है, और स्पेशली हार्ड स्टूल। ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ 12 रेमेडी, और मेरा जो रडार था उसमें तो 7 रेमेडी है, जिसमें नेट्रम्यूर 3 मार्क में है। ठीक है, तो मैंने यहीं से पहले मैंने उसको एंट्री लिया कि ये पेशेंट, और ये पेशेंट एंजाइटी में है, ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है? ठीक है, आप सभी रूब्रिक लिया, ये ब्लीडिंग क्यों हो? ठीक है, डॉल भी आया, देखो आप, ठीक है कि इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन इसकी एंजाइटी इसकी जा नहीं रही है, ये अपने आप को कंसोल ही नहीं कर पा रहा है। इवन डॉक्टर ने भी इसको कंसोल नहीं कर पाया। वो दिमाग में आया उसके कि ठीक है हो रहा है, लेकिन वो क्यों हो रहा है ब्लीडिंग, समझा है ना? तो एंजाइटी डार्क 3 मार्क था इसमें, और उसके बाद लाइट डिजायर था, और एम्बैरेसमेंट था, जैसे आप सभी लोगों ने लिया है ना। तो इस पेशेंट को, मतलब ये देखो आप, और हाइड किया उसने, मतलब अपने दोस्त को बताया क्या? आधा बताया, आधा नहीं बताया, कोई हेल्थ इशू है। ठीक है, तो उसने आधी बात नहीं बताई, क्योंकि ये ऐसी जगह है जो बताने में उसको बुरा लगता है। ठीक है, तो एलिमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, लाइट डिजायर, एंजाइटी इन द डार्क, और जिसको आप लोगों ने स्ट्रेंजर्स कहा, वो क्या रूब्रिक था वो? एस्टोनिस्ड वाला। ठीक है, तो एस्टोनिस्ड जैसा है ये, तो इसके साथ क्या हुआ? ये भी एस्टोनिस्ड ही हुआ, क्योंकि उसने क्या बोला? मैं तो डर गया वो देख के, अचानक ये क्या हो गया मेरे को, है ना? तो स्ट्रोमोनियम का वो प्रेजेंटेशन रहता है, लेकिन बाकी चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है, अभी इसकी बातें देखो आप, ये आराम से बैठ के बता रहा है।
ठीक है। स्ट्रमोनियम यदि इतने डर में आएगा तो इसकी हालत खराब रहेगी और बिल्कुल वो तो आपके पास में आके चिपक के बैठ जाएगा। ठीक है, तो वो जो एक और रूब्रिक था, एंजाइटी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। अभी भी वो स्ट्रेंजर्स बैठा हुआ है उसके साथ, उसकी बॉडी में वो जो क्रैक्स है और जो ब्लीड कर रहा है वही उसका स्ट्रेंजर्स है, और उसकी प्रेजेंस में ये पेशेंट एंजाइटी में है। ठीक है, अभी किसी ने पूछा था फियर ऑफ अननोन, तो फियर है वो। ठीक है, रूब्रिक ही शुरू होता है फियर से। हेलो, ये क्यों हो रहा है? एंजाइटी इन द डार्क और एंजाइटी इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, है ना। इवन फियर अननोन में तो बहुत कम ही रेमेडी है। अननोन जिसको हमको बारे में पता ही नहीं, उसका डर है। ठीक है, जिसको हम नहीं जानते। और एंजाइटी अनसर्टेन, जैसे फियर ऑफ डार्क तो आपको पता है अंधेरे का। एंजाइटी हवा में घूमते रहते। अभी इसकी हवा में क्या चल रहा है इसके दिमाग पे कि कुछ भी बीमारी हो सकती है ना। और कौन सी बीमारी इसको नहीं पता, कोई भी बड़ी बीमारी। तो अब हम उस फिशर को लेके बैठे रहे कि ये तो फिशर है और अंदर ही अंदर और कुछ भी हो सकता है। तो इसका था ये फियर ऑफ बिट्रेड बीइंग। ठीक है, उसके साथ धोखा हो सकता है। हेलो, समझा? इसीलिए वो और ज्यादा डरा हुआ है और ज्यादा चिंता में है। ठीक है, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। ठीक है, और उसने बोला था इसका इलाज तो होना ही चाहिए क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है। तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है, केयरफुल भी है ये बंदा। ठीक है, देखो आप, मैंने सारी चीजें रूल आउट करी थी कि ये कहीं फ्रिवलस तो नहीं है। कैसे रूल आउट किया? उसके खाने पीने में। तो उसने बोला कि मैं वैसे तो परहेज करता हूँ, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि यार मेरे लिए तो पार्टी में खाना अलग से बनेगा नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है खाने पीने में, बाकी मैं परहेज करता हूँ। ठीक है, सेंसिटिव टू टच, जब तकलीफ होती तो बैठ भी नहीं पाता, पार्टी में नहीं बैठता। ठीक है, और ने रूब्रिक लिया था स्पोकन एवर्जन टू बीइंग, कहा था अपने, बाकी पे था इतना प्रोमिनेंट है। हेलो, तो इन सब चीजों को आपको जोड़ना है, सिर्फ रूब्रिक ऐसे ही अप्लाई नहीं करना है, वो पूरी पर्सनालिटी आपका पिक्चर बन जाएगा। क्योंकि हमारी रूब्रिक की लिमिट है ना, रूब्रिक इतने सारे हैं, फिर हमको उसको इधर घुमा करके भी अप्लाई करते आना चाहिए, है ना। हेलो, ठीक है, ये सारे रूब्रिक क्लियर हुए? हेलो, चिड़चिड़ होता है, पता नहीं इरिटेबिलिटी में है कि नहीं है। इरिटेबिलिटी में है। ठीक है, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग। हाँ, फियर ऑफ स्ट्रेंजर कब लेना है और प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर एग्रावेशन कब लेना है? एग्रावेट, देखो आप, प्रेजेंस ऑफ एग्रावेट, यही एक्चुअली एग्रावेशन इसका देखो आप, बार बार ब्लीड होता, वो ट्रिगर करता उसकी एंजाइटी। हेलो, इस बंदे में फियर से ज्यादा एंजाइटी ज्यादा है। एंजाइटी ज्यादा है ना, और एंजाइटी से ही उसको फियर आ रहा है। ठीक है, इसको पता नहीं है ना। और फियर काहे का? देखो आप, एंजाइटी कौन पैदा कर रहा है उसको? जो उसकी जानकारी का नहीं है ना, उसको पता ही नहीं है। जैसे फियर में हमको पता है। ठीक है, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीज, मालूम है कि वो ऐसी बीमारी होती है जिसमें आदमी मर जाता है। हेलो, है ना। एंजाइटी अनसर्टेन होती है, इसलिए अभी एंजाइटी इन द डार्क, फियर ऑफ डार्क, एंजाइटी इन द डार्क। ठीक है, तो ये जो डार्क है उसको नहीं पता, इवन पता होते हुए भी डॉक्टर ने इसको बताया तो ये इनकॉन्सोलेबल है पेशेंट, समझाने से भी नहीं समझ सकता, इवन उसकी एंजाइटी ट्रिगर होती रहेगी। ठीक है, कई पेशेंट आपके पास आएंगे। अभी किसी ने फास्फोरस कहा, तो फास्फोरस बहुत बढ़िया आप लोगों ने बताया कि फास्फोरस, लेकिन देखो आप, फास्फोरस डिस्कस करता है, डिस्कस एवरीथिंग। ठीक है, डिस्कस फ्रॉम एवरीवन, वो बताएगा ताकि वो उसको कोई भेज दे जाके। ठीक है, फियर वेकिंग ऑन,
उसको डराया डर के बाद फिर वो भागता है। जैसे लास्ट केस मैंने शेयर किया था, उसको उसके दोस्त ने बोला कि जा यार तेरे को मुंह में ट्यूमर, कहीं जाके दिखा डॉक्टर के पास, तब जाके वो आया मेरे पास। मतलब डर गया, फिर वहां पे वो डर गया, है ना। हेलो, अभी देखो एंजाइटी और फियर। अब फियर ऑफ डार्क, एंजाइटी इन द डार्क, फियर ऑफ डार्क, ये ट्यूमर हो गया। यहाँ पे कई पेशेंट आएंगे, डॉक्टर साहब डर लगता है इसको देख के। ठीक है, ये है क्या, ये कहीं कोई ऐसी बीमारी, कहीं कैंसर तो कैंसर ना बन जाए कहीं। ठीक है, वही एंजाइटी वाला क्या, उसको नहीं पता, कहीं कुछ भी हो सकता है डॉक्टर साहब। ठीक है, और फियर वाला बोलेगा कैंसर, कहीं कैंसर ना हो जाए। समझा ये अंतर। हाँ। तो वो उसको फियर, मतलब फियर, उसको पता है कि ये कैंसर हो सकता है, ये गांठ कहीं कैंसर की तो नहीं है। हेलो, एक रूब्रिक है हमारे पास, एंजाइटी फियर विथ, साथ में चिंता भी है, साथ में डर भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक लगाइए आप इसको। ठीक है, क्लियर हुआ ये। और फॉस्फोरस आएगा ना, तो फॉस्फोरस की वाइवेसिटी मिलेगी, उसका प्रेजेंटेशन अलग रहेगा। ठीक है, ये श्योर है। क्लियर हुआ। जी सर। देखो एंजाइटी फियर विथ में भी है 3 मार्क में, नेट्रेम्यूर, है ना। तो इसको डर भी था, चिंता भी थी। चिंता क्या थी, समझ में नहीं आ रहा ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है, और डर कहीं कोई ऐसी बड़ी बीमारी ना हो जाए, डर कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हम फिशर समझ के बैठे हैं और अंदर ही अंदर कुछ और बड़ी बीमारी ना बन जाए, तो बेटरेट का भी डर है उसको, है ना। और सबसे ज्यादा होता क्या है, ये जब ब्लीडिंग होती है, पाइल्स के पेशेंट आएंगे ना, और वो ठीक नहीं हो रहे होते, तो उनको डर रहता है कहीं कैंसर ना हो जाए। ठीक है, उनको कैंसर का डर रहता है कि ये जो ठीक नहीं हो रहा, ब्लीड हो रहा है, ऐसा तो नहीं कहीं अंदर ही अंदर कैंसर बन रहा हो। हेलो, कोई क्वेरी, कोई डाउट इसमें किसी को। तो नेट्राम्यूर दिया था, हाँ, इसको नेट्राम्यूर 30 के 3 डोज दिए थे, उसके बाद फिर वापस पेशेंट नहीं आया। 3 महीने बाद या सिस्टर को लेके आया सेम प्रॉब्लम के लिए, उसको भी फिशर और पाइल्स दोनों थे। ठीक है, तो वो पेशेंट आज भी बेटर है, 4-6 महीने हो गया, ना ब्लीडिंग ना, इवन सबसे पहले आपका फॉलोअप क्या आएगा, ब्लीडिंग, वो स्टूल नॉर्मल हो गया। ठीक है, यदि उसका स्टूल नॉर्मल नहीं हुआ, भले ब्लीडिंग बंद हो गई, इसका मतलब आपका रिमेडी सही नहीं है। ठीक है, ब्लीडिंग इज पार्टिकुलर, स्टूल इज जनरल, है ना। तो वो जनरलिटी इसका। हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मैं ये पूछ रही जी थी, मैम, आपने बोलिए। रेक्टम में स्टूल, क्या आपने रूब्रिक लिया सर? उसमें रूब्रिक है ना, रेक्टम देखिए, रेक्टम हेमरेज, स्टूल, स्टूल आफ्टर हार्ड, उसमें रूब्रिक देखिए। हेमरेज के बाद स्टूल हार्ड, ऐसा? हाँ हाँ, नहीं, वो मुझे कंफ्यूज थोड़ी हो रही थी सर। सर हायोस कैसे डीडी करेंगे सर इससे? लाइट डिजायर नहीं है उसमें, एंजाइटी डार्क नहीं है, हाइपोथाइमस तो बहुत दूर दूर तक नहीं है ना। एक रूब्रिक आपको लग रहा है कि फियर ऑफ बेटेड बीइंग, तो हाँ। लाइट डिजायर कितना इंपॉर्टेंट था, एंजाइटी डार्क, है ना। ये सर दो हायोसाइमस होगा तो वो दूसरे डॉक्टर के पास ही नहीं जाएगा, उसको तो धोखे की बहुत प्रॉब्लम होती है ना, कि मैं फिर से नया हाँ। डॉक्टर लूंगा तो मेरे पास कुछ वो अगर नहीं समझ पाया तो मेरी बीमारी कहीं और
मतलब विभत्स ना हो जाए, तो ये डर के मारे नहीं जाएगा, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड और डिसीव्ड में वो रहता है ना। हाँ हाँ, ऐसे पर इसको पकड़ के नहीं चलना है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बट जब आपके पास आएंगे, इवन ऐसे आएंगे कि उसने भेजा है मेरे को, ठीक है, जब आपके पास आएंगे तो बहुत कॉशियसली आपसे वो सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे, कैसे होता है, क्या होता है, दवाई से ठीक होता है कि नहीं होता है, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ऐसी दवाई देना। अभी मेरे पास हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट आया, 1 घंटे बात किया, पूरी समस्या बोली, बट दवाई नहीं लेना डॉक्टर साहब मेरे को आपसे। तो मैंने कहा काय के लिए इतनी देर बैठा है? बोला दवाई नहीं लूंगा, आप दवाई का नाम लिख के दे दो मेरे को, ठीक है, नाम लिख के दे दो, मैं ले लूंगा बाहर से और खा लूंगा। तो मैंने कहा कि मैं तो ऐसा करता नहीं हूँ। बोला कि मेरे को ना, मैंने वो लाइकोपोडियम खुद से ले लिया था, उसके बाद से मेरे को प्रूविंग हो गया। तो इस तरीके से हाइपोथायराइडिस बिहेव करेगा। तो ये तो प्योरली और भयंकर हाइपोथायराइडिस था, मतलब ये पेशेंट, ठीक है, ये है इतना मॉर्बिड लेवल का, तो हर बार नहीं मिलेगा। मतलब ये तो मेंटली ही पेशेंट डिस्टर्ब है। और आप देखो, फिर आप ऐसे पेशेंट को कैसे देंगे दवाई, ठीक है। तो एक वो कई तरीके का एक बाल वाला मेथड आता है, बहुत सारी वॉइस ट्रांसमिशन आता है ना, तो उसका तो मैंने किया नहीं। तो ऐसे पेशेंट को मैंने उसको दिखाया कि देखो कुछ नहीं होता दवाई से, ठीक है, एक डोज से कुछ नहीं होता। तो वो मानने को तैयार ही नहीं। मैंने उसके सामने दवाई ली भी, हाइपोथायराइडिस लिया, उसको बताया कि देखो कुछ नहीं होता, नहीं मानने को तैयार, ठीक है, बार बार मैं दवाई नहीं लूंगा, आप लिख के दे दो। तो मैंने उसके हाथ में इधर टपका दिए दवाई, तेरे टंग पर नहीं दे रहा हूं मैं, इधर पे लगा देता हूँ दवाई, ठीक है। तो इधर लगवा लिया उसने, ठीक है, और 10 मिनट बाद उसका मूड चेंज हुआ, अभी समझो आप, और उसने हाइपोथायराइडिस टंग पे ली, ओके सर, ठीक है, टंग पे ले ली उसने। मतलब उसका जो डर था बेट्रेड का, पॉइजन का, निकल गया, ठीक है। और अभी 80% बेटर है वो उसके अपने सस्पिशन से। अभी मैं कोई भी दवाई बोल रहा हूं, अभी उसने खुद ही बोला कि मेरा सारा वो डर निकल गया जो आपने दवाई दी थी, अब मैं कोई भी दवाई आसानी से ले सकता हूं। तो ये दूध का जला हुआ फूक फूक कर पीता है। एक बार इसको नुकसान हो गया ना, तो फिर दोबारा यहां से हाइपोथायराइडिस बनता है। कुछ पर्सनालिटी ही होते हैं हर जगह से, बट ये एवोल्यूशन रहता है पेशेंट का। ये बनता कैसे है, कहीं ना कहीं इसके साथ लफड़ा होता है। नेट्रम्यूर के साथ भी वही, एक बार लव में उसका धोखा होता है, तब जाके फिर वो नेट्रम्यूर वापस जल्दी से फ्रेंडशिप नहीं करता है ना। और कोई सर नेट्रम्यूर भी सस्पिशियस में है क्या? सस्पिशियस होगा ही ना, ये अगर आप इस तरह बोल रहे हैं कि वो भी मैम, ऐसे हाइवे की तरह वो नेट्रम्यूर बिहेव फियर करता है जब बिट्रेड उसको में भी है। पड़ता तो। फियर बेट्रेड में है ना नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर है, लैकेसिस है, इग्निशिया है, पुरानी रिपर्टरीज में नहीं ऐड किया, नए वाले में किया है क्या सर? हाँ। तो अभी देखो ना, जब लव अफेयर का सबसे बड़ा मामला है नेट्रम्यूर का, और वो एक बार गड़बड़ होती है तो नेट्रम्यूर जल्दी से वापस, कितने लोग हैं, एक फ्रेंड ने उसको चीट किया, वापस उसने किसी लड़के से या लड़की से उसने दोस्ती नहीं करी, करेगा तो बहुत मुश्किल से करेगा। कहीं ना कहीं फिर उसके दिमाग में वो बना ही रहा था, कहीं ये भी मुझे बना चीट रहता है करे, ये भी नहीं धोखा दे, हाँ, वही ना, फियर ऑफ बेट्रेड बीइंग, उसके अंदर फियर ऑफ बेट्रेड बीइंग, वो रहता ही कहीं रहता है। गड़बड़ हो जाएगा। फास्फोरस को इससे कोई लेना देना नहीं है, आज इधर आज उधर, क्योंकि फास्फोरस जोड़ता ही नहीं है किसी से, समझा। वो तो डिफ्यूजिंग है सर, जहाँ मिला वही मिक्स हो जाने वाला बंदा है। तो वो अपना काम चलाने वाला बंदा है ना, हाँ बिजनेस वाला बिल्कुल, बंदा। बिजनेस है, जहाँ मिला बिजनेस वहां अपने आप को इंटर कर लिया। हाँ, ओके सर, बहुत अच्छा आपने एनालिसिस दिया सर। चलिए और कोई डाउट? थैंक यू सर। हेलो। नहीं सर। हाँ अच्छा, ये पेशेंट बोलता है कि ठीक नहीं हो रहा है, कई दिनों से ये लेते हैं, थोड़ा ठीक रहता है, बाद में हो जाता है, ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या क्या पॉसिबल रुब्रिक्स ले सकते हैं? ये ठीक होता है फिर ठीक नहीं होता ना,
हाँ, तो उसका क्या एलोपैथी दवाई लेता है तो थोड़ी देर के लिए आराम रहता है। तो कुछ पेशेंट ना यहाँ पे ना परस्यूड का फीलिंग करने लगते हैं, ठीक है। कुछ परसिक्यूटेड, डॉक्टर साहब मैं तो परेशान हो गया हूँ, ठीक है। कुछ की मतलब परेशान हो गया हूँ दवाई खा खा करके, डॉक्टर के पास विजिट कर करके। और कुछ पेशेंट बोलेंगे डॉक्टर साहब ये तो बीमारी छोड़ ही नहीं रही है, दवाई खाओ तो ठीक हो जाती है, फिर आ जाती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर आ जाती है ना। तो उसको आगे जाके समझना पड़ेगा पेशेंट। वो पेशेंट खुद ही बोल जाते हैं, वो जो पर्सनालिटी होती है ना वो खुद ही बोल जाती है अपने आप। सिर्फ हमको क्वेश्चन बराबर राइट क्वेश्चन दागते आना चाहिए। ट्रिगर ही तो करना है पेशेंट को थोड़ा सा। पेशेंट जो पेशेंट पर्सनालिटी है वो निकल के आएगी आपके सामने। सर अगर पेशेंट बोलता है कि दवा भलाई मतलब 2-4 महीने ज्यादा भी चले, लेकिन आराम मिलना चाहिए, तकलीफ नहीं होना हाँ, चाहिए, इसलिए क्या है? आराम में चाहिए तो तो वो हाँ, कैरी तकलीफ उसकी नहीं डिजायर, बात हो। कर रहा है। देखो कैरी आप डिजायर टू बी स्लोली ला, उसमें है ना जैसे पल्साटिला का नहीं बंदा है, कोई बात नहीं है, तिला दवाई भी चलती है, रहने बट पल्सेटिला वाला कहेगा डॉक्टर साहब आप ऐसी दवाई दो, वैसी वो नाजुक पर्सनालिटी होता है, कुछ भी हार्ड दवाई मत देना कि गैस जाएगा। कई बार हम लगता है जब ये कहीं पॉजिटिव बात नहीं है तो उसके साथ में यदि आपको लगता है तो कहीं ये नाजुक नहीं है तो वो नाजुक वाला क्या डॉक्टर साहब मुझे कोई भी दवा बनाती है तो कोई आप ऐसी दवा नुकसान कम, ज्यादा दिन दवाई खानी पड़े चलेगा, लेकिन हर दवाई है मत करेगा पल्सिटिला। यदि मुंह आवाज में है नहीं आ रही सर। सर, वही तो हाई टाइमर सर लाइक वाला। हाँ हाँ सर फिर से बोलिए, ये आवाज नहीं आई आपकी पूरी ठीक से। अच्छा, अभी देखो अभी इस केस में ना अफेक्टेशन भी था, है ना। बोला नहीं नहीं ऐसे ऐसे चिंता नहीं है मेरे को, और वो ऑलरेडी डर में है, ठीक है। बोल भी रहा है उसके वर्जन में ही उसका डर छुपा भी रहा है कि इतना नहीं नहीं इतना तो नहीं है, मुझे पता है कि ये है। और दूसरी बार क्या बोल रहा है वो, नहीं 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 ब्लीडिंग हो रही है डॉक्टर साहब, चिंता तो होगी ना, सर है ना। नेट्रम एक्सपेक्टेशन क्यों करता है? डिग्निफाइड है नेटवर्क इसलिए करता है क्या? एक तो डिग्निफाइड है ना, सबसे बड़ा चीज उसका डिग्निटी वाला बंदा है। कभी जब आप उसको ना उसको अनकंफर्टेबल जोन में, इवन देखो आप इवेडिंग लुक का रेमेडी है ये, यस यस। ठीक है। हेडफोन को आप पकड़ना है ना तो बस उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते रहें, बस मत पूछो क्वेश्चन, ठीक। अभी देखो और इवेडिंग लोग आपको ना, इवेडिंग लोग को आपने अभी देख रहा है, आप कुछ नीचे सिर करके आप फाइट कर, वो आपको देख रहा हो, जैसे ही आपने ऐसा किया उसकी आंखों में आंख डाली, उसकी आंखें इधर का उधर, ठीक है। इसको आप ऑब्जर्व करना। अभी फिर से फिर आएगा आपके पास, फिर आएगा, लौट के आएगा आपकी आंखों में मतलब ये देखा कि देख तो नहीं रहा, ठीक है। तो समझना चाहता है कहीं उसकी कुछ ऐसी वीकनेस जो उसके डिग्री को हार्ड कर जाए, ठीक है। यस सर। सीक्रेट है, बहुत सीक्रेट है, घुमा के आप छोटा मोटा आप क्या जी, है ना, ऐसे कर लेगा आप। वो हंस दे उसका मुंडी नहीं करे, नीचे नहीं, ठीक है। ऐसे करके हंस देगा। डाइवोर्स ले केस, डाइवोर्स केस तो बताओ उसका, तो अब सब पूछ तो, लेकिन जब कुछ उसका ऐसा वीक पॉइंट आता था तो अपना से कर देती थी, नीचे का दूर करती थी आपको। आवाज बहुत ही कट रही सर।
हाँ तुट रही सर आवाज। ये आवाज कर रही तो अभी आएगी है? ठीक है, अभी अब आएगी है ना। तो नेट्राम्यूर मैं जब अभी तो माइंड मेथड पे कर रहा हूँ। नेट्राम्यूर के मेरे पास बहुत सारे केस है जिसको मैं क्वेश्चन नहीं पूछता था, 2-3 क्वेश्चन जस्ट उसको देखना है, आपको ऑब्जर्व करना है। इवन ना वही मैं बोलता हूँ कि पर्सनैलिटी आपके पास आती है और वो वही पर्सनैलिटी लेके आएगी। ठीक है, समथिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ होल, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग एंड वी हैव टू ट्राई टू सीक फ्रॉम समथिंग टू होल। ठीक है, विंडो से आपको मैक्सिमम चीजें दिखना चाहिए तो केस जल्दी निकलेंगे और ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। तो हमको इस पे कमांड डेवलप करने की, ये छोटा सा समझना है। ठीक है, छोटे से एंटर करो, अंदर तक पहुंच जाओ। मेरे पास नेट्राम्यूर के इतने सारे केसेस हैं, जो ओल्ड केस है, मैंने ज्यादा केस टेकिंग करी नहीं, 2 मिनट 3 मिनट। ठीक है, एक पेशेंट आया, आके सीधे बैठ गया। नेट्राम्यूर पर्सनैलिटी आपके साथ यही करेगी, आएगी, बैठेगी, बात नहीं करेगी। आप पूछेंगे तो बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। ठीक है, तो आप कई बार इसको टिमिडिटी से चक्कर खा सकते हैं कि टिमिड तो नहीं है बंदा। यस नो वाला जो आंसर है ना, आंसरिंग एवर्जन टू आंसर, तो उनमें है ही नहीं वो नेट्राम्यूर। तो एक जनरल जो स्टेट है उसका क्या सीक्रेटिव है, ये पेशेंट बहुत सीक्रेटिव है। इजीली ना तो फिजिकली ये जेस्चर पोस्चर नहीं मिलने वाले नेट्रम में। हेलो, यस सर। वो आएगा तो ऐसे ही बैठा रहेगा, बस जो जैसा वो बैठा तो वैसे ही बैठा रहेगा, इवन सिर तक नहीं हिलेगा उसका। तो फिजिकली मेंटली वो जकड़ के रखता है, कुछ बह ना जाए मेरा। हेलो, यस सर। समझे ना। तो ये बंदा ऐसा होता है। और उसकी आंखें ही नेट्राम्यूर है, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग, भरा पड़ा रहेगा अंदर। ठीक है, वो जो छोटा सा टिप दिखाई देता है आइसबर्ग ना, हमको लगता है कि इतना ही है, तो उसकी जो आंख है ना, वो जो टिप से समझ सकते हैं कि आइसबर्ग कितना गहरा है। ठीक है, कुछ ऐसा इमोशनल इश्यूज उसके यदि आपकी केस टेकिंग में आया तो वो फ्लो में नहीं बह जाएगा। वो जनरली वो अपनी आंखों में कंट्रोल रखता है, आंसुओं के ऊपर कंट्रोल रखता है। वीपिंग कंट्रोल की रेमेडी है। ठीक है, तो कंट्रोल्ड इमोशंस बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत यूजफुल रेमेडी है। बहुत पेशेंट आते हैं, हमारी सोसाइटी नेट्राम्यूर बनाती है। यस सर। और कोई इनफर्टिलिटी का केस था मेरे पास, एक बार में ही वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई। तो देखो क्या है ना, ये जब हम मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं ना, तो हमको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रियल बताऊं, यदि आपकी सॉलिड मटेरिया मेडिका है ना, तो एक जैसे ड्रग पिक्चर है, कैंट का ड्रग पिक्चर आपने पढ़ लिया, और ऐसी पिक्चर वाली जब रेमेडी आप पढ़ेंगे ना, तो पेशेंट आएगा। कई बार हम रूब्रिक से फंस जाते हैं कि यार पेशेंट बात नहीं कर रहा है तो आंसरिंग एवर्जन टू आंसर ले लो, या यस और नो में बात कर रहा है तो आंसरिंग यस और नो वाला रूब्रिक ले लो, है ना। तो एक्चुअली वो उसका सीक्रेटिवनेस है, वो ऐसे ही बात करेगा, जितना बोलो आप उतना पूछ के। मेरे पास एक पेशेंट आया, हाँ इसकी पर्सनैलिटी और टॉल, लीन, थिन, डार्क कॉम्प्लेक्शन, लॉन्ग नेक। तो जब आपको केस लिया, आपको लग रहा है कि नेट्रम हो सकता है, तो ये भी आप मिला लो। जैसे कौशिक सर ने इसका क्या फील पकड़ा कि ये फास्फोरस जैसा नहीं लग रहा। ठीक है, तो रूब्रिक तो मिला है, उसमें फास्फोरस भी थी, बट ये फास्फोरस जैसा नहीं लग रहा, तो ये नेट्राम्यूर है ना। तो ये श्योरिटी देता है। तो ये पेरीफेरी उसका जो सराउंडिंग्स है ना, वो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये नेट्राम्यूर का केस था, एक बार में ठीक हो गया। ठीक है, और कोई डाउट क्वेरी हो तो बोलिए। हेलो, यस सर। समझाया सर आपने, थैंक यू सर। बहुत अभी अच्छा सॉल्ट सर। खाने वाली रेमेडी, सॉल्ट खाने वाली रेमेडी
ठीक है, अभी देखिए जब रिपर्टरी में जाएंगे ना आप, तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस और रिपर्टरी में अंतर है। रिपर्टरी में जाएंगे तो 3 मार्क में फास्फोरस है जो नमक खाता है, ठीक है। नेट्रम्यूर 2 मार्क में है। लेकिन सबसे ज्यादा जब क्लिनिकली इवन जो लोग क्लासिकल मेथड पर प्रैक्टिस करते हैं, नेट्रम्यूर उनका वो वाला रूब्रिक रहता है। सिटी क्यों रहता है? सॉल्ट कितना खाते हो आप, है ना। धूप से तकलीफ होती है, धूप से सिर दर्द होता है उसको, है ना। तो ये मोटा मोटा पिक्चर। सर फास्फोरस भी तो सॉल्ट में है ना, पर ये नेट्रम्यूर सॉल्ट क्यों खाता है ज्यादा? नमक से ही बनी है। नमक से तो बनी है, बट इसके पीछे कुछ तो होगा ना रीजन, क्यों इसका मतलब की है? बहुत सारी, मुझे नहीं आइडिया ज्यादा इसका। जैसे वो मीठे के लिए नमक खाने वाली बहुत सारी रेमेडीज है, बहुत बड़ा रूब्रिक है वो, क्रेविंग फॉर सॉल्ट, देखिए ना आप उसमें, है ना। तो ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस और जो पुराने जो डॉक्टर्स है ना, उनका एक्सपीरियंस है कि जो क्रेविंग फॉर सॉल्ट, ये सिटी क्यों रहता है कुछ लोगों का। जब वो पर्सनालिटी आपको लगती है तो वो ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट में मिलता है, ठीक है, क्रेविंग फॉर सॉल्ट। देखिए कुछ रेमेडीज की कुछ पिक्यूलियरिटीज रहती है। याद होगा मैंने एक केस शेयर किया था, ये होल बॉडी एक्जिमा, इतना बैड एक्जिमा, 7 साल पुराना एक्जिमा, 7 साल पुराना। सब एलोपैथी में तो उसका इलाज होता नहीं है, होम्योपैथ भी थक गए। उसका एक पिक्यूलियर, मुझे माइंड आता नहीं था, पिक्यूलियर उसकी क्रेविंग थी। वो क्या करती थी? कच्चे चावल खाती थी, है ना। तो देखो आप, रूब्रिक है कच्चे चावल खाने में 5 रेमेडी है सिर्फ। क्रेविंग फॉर रॉ राइस, मैंने यहां से एंट्री लिया, और जिस दिन उसको एल्यूमिना पड़ी उस दिन उसका 80% बेटर, ठीक है। मतलब 3-4 महीने में पूरा एटोपिक डर्मेटाइटिस खत्म, और आज 5 साल हो गया वापस नहीं आया, है ना। और पर्सनालिटी भी फिर बाद में चेक किया तो वो पर्सनालिटी भी एल्यूमिना की थी। तो ठीक है, लंबा वीडियो हो गया, और कोई डाउट हो तो बोलिए। डाउट नहीं है सर, बहुत बढ़िया सेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक बोलो क्या सर, नेट्रम्यूर को जैसे अपन क्लिनिक में ज्यादा ओपन करने की कोशिश करेंगे तो नेट्रम्यूर आता नहीं, उसको पहले थोड़े से जैसा तुमने बताया कि आइसबर्ग के टिप से आपको अंदर वो कितना बड़ा है उसको पहचानना है। तो नहीं, वो नेकेड वांट टू बी बैड है, नेकेड वांट टू बी इन बैड। वो आपके सामने तभी खुलेगा जब उसको, वैसे भी कॉन्सोलेशन एग्रावेशन की रेमेडी है, ठीक है। उसको ज्यादा समझाने का, ज्यादा प्यार देने का नहीं, वो भागता है। उसको हैंडल करने का तरीका आपको आना चाहिए। इसीलिए ना इसको कम में ज्यादा समझने की कोशिश करना नेट्रम्यूर को। यदि आप अपने क्लिनिक से भगाना नहीं चाहते तो ज्यादा मत पूछो, उतने में ही समझो आप। वही तो नेट्रम है ना, वही है नेट्रम। वो चाह रहा है कि मुझे ज्यादा तंग मत करो आप, ज्यादा खोदने की कोशिश मत करो। उसको ज्यादा खोलने की कोशिश करेंगे तो वो आएगा नहीं, भाग जाएगा ना। हाँ हाँ, फिर आप कैसे हैंडल करते हो तो फिर वो खुल के बताएगा, ऐसा नहीं है, बताएगा वो डिपेंड करता है ना, कि जैसे कि नेट्रम्यूर को फेयर बिट्रेड में है ना, तो आप ज्यादा खोदोगे तो रिचेट फिलिंग वाला चीज उसके सामने आ जाएगा, इसलिए पहले खुलता नहीं है। लेकिन आप बेड कंफर्ट हो जाओगे, आपको हर तरीके से आजमा लेगा कि यहाँ सिक्योर जोन है, हमारे फिलिंग को सर समझते हैं, तब नेट्रम्यूर के बराबर वाइवेसियस तो कोई मिलेगा भी नहीं। उस हिसाब से हो गया तो लगेगा कि यार ये कहाँ खामोश, अब ये कहाँ। यस सर। जी मनोज सर। सर गुड इवनिंग सर, वेलकम सर। दिया आपने। जी सर, बहुत बढ़िया। नेट्रम्यूर का क्या है ना कि उसको भरोसे में लेना पड़ता है पहले, तो नेट्रम्यूर को ना एकदम क्लोज फ्रेंड होकर बात करना पड़ता है। नहीं तो बंदा आएगा ही नहीं, आप निकलवाते रहो आपको घुमा देगा। तो उससे एक तरह से उसमें दोस्ती करनी पड़ती है।
यस सर। तो नेट्रम को कई बार जो लोग थोड़ा सा अक्खड़ होते हैं ना, उनके पास नेट्रम एक बार के बाद दूसरी बार जाता भी नहीं है। खड़ूस बोलते हैं जिसे ना, खड़ूस के पास नहीं जाएगा, तो उसी के पास जाएगा जो उसके को मेंटेन करता है। यस। हम मेरे का ना एक डॉक्टर है यहाँ पर, वो थोड़ा सा भी उल्टा पलटा कुछ बोला तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, और वो पेशेंट भी मेरे पास चला आता है। और नहीं, वो डॉक्टर के पास जाओ, बड़ा प्रेम से बात करते हैं। यस। तो वो चीजें जरूर चाहिए। का क्वेश्चन था नेट्रम्यूर नमक ज्यादा खाता है, इसका आप कुछ बताइए ना, मुझे भी नहीं पता इसका। ना नमक तो ज्यादा खाता है, जैसे पहले मुझे क्लासिकल करता था ना, तो उसको मैं नकातुला कुछ चीजें थी जिसमें उसमें जो है सबसे बड़ा होता था कि जैसे हम लोग पूछते थे कि भाई क्या है, एक नंबर रोता कैसा है, तो रोना बहुत कम है, सबके सामने नहीं रोता है और नमक ज्यादा खाता है, तो हो गया। बस ये दो चीजें बहुत ज्यादा पिक्यूलियर रहती थी उसकी, और उसी पर हम लोग सिस्टम कर रहे थे। पहले तो छोटी छोटी चीजों का सिस्टम होता था, बहुत ज्यादा आइसक्रीम का वो ठंडा पानी वगैरह, बहुत ज्यादा चिल्ड पानी पीना चाहता है, फॉस्फोरस। बारिश का सीजन है और घर घर खांसी वासी सर्दी बुखार चल रहा है, भीगा होगा बारिश में, नेट्रम सल, दलका मारा, रस्टक्स आ जाता था पहले तो। लेकिन अभी भी जब नेट्रम कहीं कंफ्यूजन होता है ना कि नेट्रम है कि नहीं, मैं यूजुअली नमक ज्यादा खाता है कि नहीं पूछ लेता हूँ। कई बार मिलता है, हमेशा नहीं मिलता, लेकिन कई बार मिल जाता है। तो मिल गया तो थोड़ा सा नमक ज्यादा खाता है ना, ऊपर से डाल के। तो ये चीजें लेकिन हैं, अभी भी क्लासिकली भी हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यदि कभी कंफ्यूज हो जाए या समझ में नहीं आ रहा है, तो उस समय ये सब 2-4 क्वेश्चन पूछ के निकाल लेते हैं। नाइट्रोमोर की जिंदगी में सर कुछ ना कुछ खारापन ही आता है, उसके बाद में ही नाइट्रोमोर बनता है। हम खटाई बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली सॉल्ट ही रहता है उसका, इसलिए ही नाइट्रोमोर बनता है। नेट्रम्यूर में क्या होता है कि सॉल्ट है ना उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसके लिए, और उसको सॉल्ट की डेफिशिएंसी रहती है, इसके लिए वो सॉल्ट खाते रहता है, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसको एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसके वजह से वो और खाते रहता है, इसके लिए उसका डिजायर ज्यादा होता है। इसमें कैंट में क्या लिखा है देखो, कि वन में फाइंड इंडिविजुअल ग्रोइंग थिन विद ऑल द सिम्टम्स ऑफ द सॉल्ट, he is taking salt in great quantities but digesting none of it. Salt will be found in the stool, for it does not enter into the life. मतलब वो स्टूल में सब सॉल्ट है स्टूल में आ जाता है, उसको एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसकी लाइफ में एंट्री नहीं करता है। इसके लिए हो सकता है कि उसको सॉल्ट का क्रेविंग ज्यादा है। देयर इज अ नेट्रम्यूर इन एनिशन, अ स्टार्विंग फॉर द सॉल्ट, मतलब हमेशा सॉल्ट का उसको स्टार्विंग रहता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया ऐड किया आपने। अंग्रेजी फेस से भी मतलब पहचान में आता सर। जी, thank you so much to our most senior and respected mentor Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, और deep gratitude to our respected mentor Dr. Alok Patel sir. वंडरफुल सेशन सर, और बहुत ही बढ़िया केस था, बहुत प्यारा केस था नेट्रम्यूर का, और ऊपर से आपने वीडियो डाला था, तो सच में सभी को बहुत सीखने को मिला है, एंजॉय किया है हम सभी ने आज के सेशन को, हमेशा की तरह जैसे पहले भी करते हैं। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर आलोक पटेल सर का बहुत बहुत आभार आज के शानदार VC के लिए, और उनके पेशेंस के लिए अलग से मैं उनको बहुत साधुवाद देना चाहूँगा
कि क्या होता है ना कि जैसे मतलब आप लोग शेयर करते हो कि हमारा एक ऐसा केस है, उसमें उसने ऐसा बताया है, उसने ऐसा बताया है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप बोलोगे और आपको मेंटर सामने से बता देंगे और आपका केस सॉल्व हो जाएगा। तो पहले तो आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज कि आप खुद कैपेबल बनिए, हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, और ये खुद को ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे किसी का भी केस कोई सॉल्व नहीं करता है, हमको खुद ही करना पड़ता है। क्या जो हम खुद सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वो हम किसी की हेल्प लेके कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो फिर किसी और मेंटर के पास चला जाएगा तो वहां सॉल्व हो जाएगा, अलग बात है। लेकिन हमारे पास आने वाला केस हमको ही सॉल्व करना होता है, इसीलिए वो हमारे पास ही आया है। तो प्लीज आप मतलब जो भी रेमेडी प्रेजेंट हुई है ना, तो उससे रिलेटेड ही आप कुछ ना कुछ पूछिए। कोई भी ऐसा रूब्रिक है या कुछ उसके रिलेटेड आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है, तो ये जो आप बोलने लगते हो कि पेशेंट ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है, ऐसे होता नहीं है। फिर तो बहुत इजी हो जाती है होम्योपैथी, फिर तो हर कोई बहुत इजीली होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा होता और बहुत इजीली केसेस को क्रैक कर रहा होता और बहुत लंबी लाइन होती। तो ऐसे नहीं होता है। तो वो जैसे आज आलोक पटेल सर का केस था, तो वो उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने बताया कि ऑलरेडी मेरे पास कितने पेशेंट हैं नेट्राम्यूर के, तो वो उनके एक्सपीरियंस में ये है और वो बहुत इजीली फिर नेट्राम्यूर को क्रैक कर देते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप अपने एक्सपीरियंस में लेके आइए। आप ऐसा मत कीजिए कि आपने मतलब किसी एक बात के ऊपर कोई रेमेडी दे दिया और वो क्रैक हो गया और फिर हमेशा उस रेमेडी का केस आप उसी तरह क्रैक करते रहेंगे। तो आज की शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में, आशा करते हैं। ये जो मैंने आपको बोला है ये आप समझेंगे, इसका जो मतलब मर्म है वो समझेंगे कि आप खुद कैपेबल बनिए, वो हार्ड वर्क कीजिए। ऐसे कभी नहीं होता है कि हम बोलते हैं कि यार ऐसा ऐसा केस है, इसमें क्या रेमेडी होगी क्या नहीं होगी। शॉर्टकट नहीं होता है, हमको बहुत सीरियसली स्टडी करना होता है, बहुत सीरियसली सीखना होता है और ग्रो करना होता है। खुद के कैनवस को मतलब एक्सपांड करना होता है, और जितना हम हमारे कैनवस को एक्सपांड करते हैं उतनी रेमेडीज, उतने लोग उसमें आते चले जाते हैं, और जहां तक हम नहीं कर पाते हैं तो उसके बाहर के सभी रेमेडीज, सभी लोग बाहर रह जाते हैं, वो आ नहीं पाते हैं कभी, क्योंकि हमने खुद के कैनवस को एक्सपांड नहीं किया है। तो उस तरह से करना है। तो आशा करते हैं कि आप सभी इस चीज को फॉलो करेंगे जो आज की मतलब 2 घंटे के आसपास होने वाला है। जो आलोक पटेल सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है उसको आप सभी आत्मसात करेंगे और उसको अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। सर एक बात सर, वीसी कब कब रहती है, मुझे टाइमिंग ही नहीं पता चलते। जी मैम। हेलो सर। हाँ ये सर वीसी का टाइमिंग मुझे पता ही नहीं चलता, एक्चुअली मेरी मिस हो जाती है हर बार इस वजह से। सॉरी मैम, ये थोड़ा हम लोगों का इनडिसिप्लिन है। तो होता क्या है कि जिस भी मेंटर का केस रहता है और उन्होंने वीसी लेना रहता है ना, तो मैं उनको उसी दिन पूछता हूँ कि सर कितने बजे वीसी करना है, तो उनकी तरफ से मेरे पास टाइमिंग आता है, तो मैं डाल देता हूँ शेड्यूल उसका कि आज इतने बजे बीसी होगा। कई बार मैं थोड़ा लेजी ज्यादा रहता हूँ तो मेरी तरफ से ज्यादा लेट हो जाता है उनको बोलना, उनको पूछना कि कितने बजे बीसी करना है सर। तो वो कई बार ऐसा हो जाता है, तो कई बार मेरी तरफ से लेट हो जाता है। तो ये हम शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि पहले से जो जो भी बीसी होने वाला है उसका टाइमिंग क्या है वो थोड़ा ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे मैम। जी ओके, जी, थैंक मिस यू ना। जी सर एक जनरल क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ बोलिए मैम।
हाँ सर, मेरे को ना कि म्यूजिक वाले उसमें डाउट आता है कि म्यूजिक सुनना अच्छा भी लगता है और म्यूजिक सुन के रोना भी आता है। तो मुझे इसमें कंफ्यूजन होती है कि मैं उसको म्यूजिक एमेलियोरेट्स लूं, एग्रावेशन लूं, या सैडनेस विद म्यूजिक, या वीपिंग विद म्यूजिक, वो समझ में जी नहीं आ मैम, आप इसका वॉइस समझिए कि ये जो म्यूजिक से आपको एग्रीवेशन होता है या रोना आता है, तो ये क्यों आता है। तो आपको फिर आपका अप्रोप्रिएट रूब्रिक मिलेगा। जैसे वो मैं एग्जांपल देता हूँ ना कि हम डर के बारे में पूछते हैं, आपको डर किससे लगता है, तो पेशेंट बोलता है कि मेरे को डॉगी से डर लगता है। तो सबसे इजी ऑप्शन ये है कि फियर ऑफ डॉग लो और मेडिसिन दे दो। सर, पर इसमें तो ये होता है ना कि उसको अब रोना आ रहा है, म्यूजिक अच्छा भी लगता है, तो एग्रावेशन आएगी या एमेलियोरेशन आएगी? हाँ जी जी, वही कह रहा हूँ। देखिए, आपको म्यूजिक सुनते ही आपको रोना आता है तो आप सेंटिमेंटल हो सकते हो, ठीक है। और म्यूजिक से एग्रेवेशन भी होता है। और फिर उसमें म्यूजिक का आप रूब्रिक देखोगे, उसमें अलग अलग रूब्रिक है, ठीक है। वायलेंस से एग्रेवेट है, ठीक है। सैड म्यूजिक अच्छा लगता है लेकिन दूसरा म्यूजिक बहुत बुरा लगता है, तो अलग अलग रूब्रिक है। थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा ये। तो जो हम बोलते हैं ना कि हमको एक वाई एक हाउ, वो एक समझना रहता है। तो बेसिकली तो आप बहुत ज्यादा इमोशनली इंसान हो कि थोड़ी सी भी कोई चीज आपके दिल को टच करती है तो आपको रोना आ जाता है। ओके सर। ठीक है, तो म्यूजिक क्या है ना, म्यूजिक मतलब एक शूदिंग चीज है जो हमारे दिल को टच करती है, हमारी इनर कोर को टच करती है, वो म्यूजिक है, ठीक है। जो बहुत प्यारा रहता है, बहुत शूदिंग उसमें टच रहता है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। म्यूजिक कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई धुन हो सकती है, या किसी की बोलने की मतलब शैली हो सकती है। तो कुछ भी ऐसी चीज आएगी तो वहां पर आप इमोशनल हो जाओगे और आप रोने लगोगे। तो ये आपका नेचुरल टेंडेंसी हो सकता है कि आप बहुत जल्दी वीपिंग इजीली में हो सकते हो, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन वाई आप फाइंड आउट कीजिए कि ऐसा है क्यों। ओके सर। हाँ जी, तब आपका एप्रोप्रिएट रूब्रिक बनेगा। हाँ जी सर, थैंक यू सर। तो वो सेंसिटिविटी रहती है हमारी। हाँ बोलिए अपर्णा मैम, आप कुछ बोल रहे हैं। थैंक यू सर। नहीं सर, मेरे बच्चे हैं। ओके जी, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, वेलकम सर। बहुत अच्छी। तो कोई भी जी जी, कोई भी मतलब कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हमको पेशेंट बोलता है तो उसका हमको वाई जानना रहता है। जैसे आज का भी केस आप देखेंगे, प्लीज सर ने वीडियो डाला है तो बार बार उस वीडियो को देखिए। उस पेशेंट का जो टोन है, ठीक है, उसकी टोन में जो उतार चढ़ाव आ रहा है उसको आप समझिए और इसको अपने एक्सपीरियंस का पार्ट बना के लेके आइए। ऑब्जर्वेशन के लेवल पे इन चीजों को लेके आइए, वर्जन के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। जैसे अभी मैम ने बोला कि मेरे को म्यूजिक से ऐसे होता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर म्यूजिक का ही कोई रूब्रिक होगा, कोई और भी रूब्रिक हो सकता है। जब हम उसका वाई और उसका हाउ ढूंढेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट रूब्रिक हो सकता है, और होते भी हैं। हमारी रिपिट्री में ऐसे ढेर सारे रूब्रिक हैं जो बहुत क्लोज के रहते हैं। तो कई बार जो हमको कम्युनिकेटिव लग रहा है तो कम्युनिकेटिव ना होके कुछ और रूब्रिक होता है, ठीक है, वो जेस्चर का रूब्रिक होता है। तो वो हमको सीखना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अपने केसेस को ट्रीट कर पाएंगे। तो अभी वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।